Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is मिसकैरेज एंड अबॉर्शन। तो ये EFI SCQs पार्ट 2 है और ये डिटेल से हम बुक और EFI को साथ में मिला के कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अबॉर्शन वाला। तो जो अबॉर्शन होता है, अबॉर्शन को हम इंड्यूस कहते होते हैं। अबॉर्शन और मिसकैरेज में क्या फ़र्क होता है? अबॉर्शन यूजुअली क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है या इलेक्टिव होता है। तो अबॉर्शन के बारे में रट्टा मार लेना। अबॉर्शन को हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते होते हैं। अबॉर्शन की डेफिनेशन क्या होती है? डेलिबरेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कि हम टर्मिनेशन प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन ऐसे करते हैं कि एम्ब्रियो और फीटस सर्वाइव ना करे। क्लियर, ठीक हो गया। अब अबॉर्शन के बारे में कानून होता है, उस कानून को बोलते हैं 1967 का एक एक्ट था, उसके मुताबिक अबॉर्शन लीगल है या इलीगल है। अब तीन ही पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पे अबॉर्शन लीगल होता है, इसको रट्टा मार लेना। एक, नंबर 1, अगर आपने प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया तो वो माँ की हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 2, अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया तो माँ की मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता होता है। इसके एग्जाम्पल है, अगर किसी का रेप हुआ है तो इस वजह से प्रेग्नेंट हो गया तो वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहेगी, क्योंकि ये आपको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस प्रोवाइड करेगा। नंबर 3, अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया गया तो जो फीटस है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, फिजिकल या मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। ये तीन पॉसिबिलिटी रट्टा मार लेनी है। इसमें प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, टर्मिनेट करते होते हैं। डेलिबरेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इस तरीके से कि एम्ब्रियो और फीटस सर्वाइव ना करे तो उसको बोलते हैं इलेक्टिव अबॉर्शन कहते होते हैं। ओके, क्लियर। अब जो अबॉर्शन होता है दो तरीकों से कर सकते हैं, मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल में माइफेप्रिस्टोन और माइज़ोप्रोस्टोल है। ओके, माइफेप्रिस्टोन और माइज़ोप्रोस्टोल है। जो माइफेप्रिस्टोन होता है ये प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, जबकि माइज़ोप्रोस्टोल है ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है, PGE1 होता है। जो माइफेप्रिस्टोन है ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देता है। दूसरी तरफ ये प्रोस्टाग्लैंडिन की लाइक माइज़ोप्रोस्टोल की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। तो माइफेप्रिस्टोन कॉन्ट्रैक्टिलिटी को और सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। इसी तरह जो माइज़ोप्रोस्टोल होता है वो सेंसिटाइज्ड एंडोमेट्रियम पर जाके काम करता है ताकि एम्ब्रियो के एक्सपल्शन करवा दे। अब इसके रेजिमेंट क्या होते हैं? सबसे पहले आपने माइफेप्रिस्टोन देना होता है 48 आवर्स तक, फिर उसके 48 आवर्स के बाद माइज़ोप्रोस्टोल स्टार्ट करना होता है। अब इसका जो मेडिकल अबॉर्शन है वो डिपेंड करेगा किस वीक पे आप स्टार्ट कर रहे हो। लेस देन 9 वीक है तो आपने माइफेप्रिस्टोन और माइज़ोप्रोस्टोल आपने देने हैं सेम सीक्वेंस पे, कि सबसे पहले माइफेप्रिस्टोन दिया 48 आवर्स में ताकि वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा दे और सेंसिटिविटी को बढ़ा दे। 2 दिनों के बाद आपने क्या देना है, माइज़ोप्रोस्टोल देना होता है, जो कि सेंसिटाइज एंडोमेट्रियम पे काम करता है, एम्ब्रियो के एक्सपल्शन करा देगा। अगर 9 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है तो आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पे माइज़ोप्रोस्टोल को हर 3 घंटों के बाद देना होता है सुपरवाइज्ड वीएन के अंदर। ठीक हो गया। अगर 21 वीक से ज़्यादा का है तो इस केस में क्या करना होता है, इसमें आपने सेलेक्टिव फैटिसाइड आपने इस्तेमाल करने होते हैं, फीटस को मारना होता है। फॉर एग्जांपल इंट्राकार्डिक इंजेक्शन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड है, या इंट्राफीटल या इंट्राम्नियोटिक इंजेक्शन ऑफ डाइजॉक्सिन है, तो या तो आप डाइजॉक्सिन इस्तेमाल करोगे या पोटेशियम क्लोराइड के इंजेक्शन दे दोगे, ऑलमोस्ट सिमिलर ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूरल पाथवेज होते हैं ना फीटस में वो 24 वीक्स के बाद डेवलप हो जाते हैं। तो 21 वीक्स तक आप क्या कर सकते हो, 21 वीक के बाद आप क्या कर सकते होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड के इंजेक्शन और डाइजॉक्सिन दे सकते हैं। सर्जिकल अबॉर्शन दो तरीके से कर सकते हैं, वैक्यूम एस्पिरेशन है, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन है। इसको इवैक्यूएशन एंड क्यूराटाच कहते हैं। वैक्यूम एस्पिरेशन कब करते हैं, जब 14 वीक से कम है और 14 वीक से ज़्यादा है तो इस केस में क्या करते हैं, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन करते होते हैं। जो वैक्यूम एस्पिरेशन होता है इसमें सर्विस को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं विद डायलेटर्स, और फिर आपने सक्शन से आपने क्या करना होता है, इवैक्यूएट करना होता है। शार्प क्यूराटाच कभी भी नहीं करना, क्यों? अदरवाइज इन्फेक्शन हो जाएगा, एडहीजन हो जाएगा, यूट्राइन परफोरेशन हो जाएगा। और ट्रीटमेंट से पहले हम ने सर्विस को क्या करना होता है, प्रिपेयर करना होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तो वो तमाम फीमेल जिसमें सर्जिकल अबॉर्शन हो रहा है तो उसमें पहले माइज़ोप्रोस्टोल इस्तेमाल करते होते हैं। ये सर्विकल डायलेटेशन करवा देता है और जिसकी वजह से ना अबॉर्शन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। क्या इसका रेजिमेंट होता है, 400 माइक्रोग्राम माइज़ोप्रोस्टोल देते हैं सबलिंगुअली 1 आवर बिफोर द सर्जरी। ओके, 400 माइक्रोग्राम सबलिंगुअल देते हैं, ओके, 1 आवर बिफोर द सर्जरी। इसके अलावा एंटीबायोटिक देते हैं, प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक तमाम फीमेल में दोगे जिसमें सर्जिकल अबॉर्शन होने वाला है। ठीक हो गया। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। तो प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक, प्रोफाइलेटिक माइज़ोप्रोस्टोल है, 400 माइक्रोग्राम माइज़ोप्रोस्टोल सबलिंगुअल 1 आवर बिफोर द सर्जरी है। इसके बाद डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन होती है। डायलेशन एंड इवैक्यूएशन कब करते होते हैं, जब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना होता है 14 वीक्स के बाद में। तो इसमें भी आप सर्विस की डायलेटेशन करते हैं और फिर आप एस्पिरेशन कर देते हैं। ठीक हो गया। और पोस्ट ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड करना, ये चेक करने के लिए कोई रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन तो नहीं है, इसमें भी आप सर्विस को क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं। ऑस्मोटिक डायलेटर से कर सकते हैं, लाइक हाइग्रोस्कोपिक स्टिक्स है, या फिर आप माइज़ोप्रोस्टोल इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 सेकंड, 400 माइक्रोग्राम सबलिंगुअल आपने देना होता है। अब अबॉर्शन की मैनेजमेंट क्या होती है, अबॉर्शन से पहले आपने क्या असेस करना होता है, अबॉर्शन के बाद क्या असेस करना होता है। अबॉर्शन से पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रेगनेंसी को कंफर्म करना है। नंबर 2, अल्ट्रासाउंड करना है जेस्टेशनल सैक को देखने के लिए। नंबर 3, आपने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की स्क्रीनिंग करनी होती है। नंबर 4, CBC करानी होती है। नंबर 5, आपने क्या कराना है, RH स्टेटस कराना होता है। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से आप NTD दे दोगे। अबॉर्शन हो गया, अबॉर्शन के बाद आपने NTD दे देना है, ओके, RH नेगेटिव में, और आपने कॉन्ट्रासेप्टिव आपने अप्लाई करना होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा इस्तेमाल करते हैं, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, IUD है, और बैरियर मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्मोनल IUD बैरियर मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ अबॉर्शन जो यहाँ पे पूछी जा चुकी है। नंबर 1, फेल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, और रट्टा मारना हैमरेज इन्फेक्शन परफोरेशन, हैमरेज इन्फेक्शन परफोरेशन ब्लीडिंग के रट्टा मार लेना। और बाकी अबॉर्शन से ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी सब फर्टिलिटी इनके रिस्क यूजुअली नहीं बढ़ते होते। ओके, ये MCQ पॉइंट हो गया हमारा। ओके, इसके बाद हम आगे
आ जाते हैं मिसकैरेज वाला टॉपिक है। अब मिसकैरेज में और अबॉर्शन में क्या फ़र्क होता है? मिसकैरेज यूजुअली क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। ओके, जब भी किसी फीमेल को अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग हो रही है तो तीन डिफरेंशियल बनते हैं, एक मिसकैरेज होता है, दूसरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है और तीसरा जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज होता है जिसको मोलर प्रेगनेंसी कहते होते हैं। ओके, अब मिसकैरेज कब लेबल करते होते हैं? स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस है, खुद ब खुद प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस निकल गया बिफोर 24 वीक्स है, या 500 ग्राम फीटस, लेस देन 500 ग्राम फीटस आ गया। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ जाती है, वह है ब्लाइटेड ओवम। ब्लाइटेड ओवम और मिसकैरेज, इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करना होता है? ब्लाइटेड ओवम को बोलते हैं एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी होती है। अब ब्लाइटेड ओवम यह होता है कि अर्ली मिसकैरेज हुआ था। ओके, नंबर वन ब्लाइटेड ओवम क्या है? एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी होती है। नंबर टू अर्ली मिसकैरेज होता है, जब होता है जब फर्टिलाइज एग होता है, यूट्रस में तो इम्प्लांट हो जाता है लेकिन वो आगे किस में डेवलप नहीं हो पाता? एम्ब्रियो में डेवलप नहीं हो पाता। यानी ब्लाइटेड ओवम में क्या होगा? जेस्टेशनल सैक तो होगा लेकिन कोई एम्ब्रियो, कोई यॉर्क सैक नहीं होगा, खाली प्रेगनेंसी होगी। CRL 7 मिलीमीटर से ऊपर का होगा, सॉरी CRLs में कोई नहीं होता। सैक का डायमीटर 2.5 मिलीमीटर से ऊपर का होता है। मिसकैरेज कब लेबर करते हैं? जब जेस्टेशनल सैक है लेकिन इसमें कोई इसमें एम्ब्रियो भी है। अगर जेस्टेशनल सैक है उसमें एम्ब्रियो भी नहीं है, यॉर्क सैक भी नहीं है, तो वो क्या है? ब्लाइटेड ओवम है। अगर जेस्टेशनल सैक है उसमें एम्ब्रियो है लेकिन कोई फिटल कार्डिक एक्टिविटी नहीं है, सर्वाइकल ऑस क्लोज्ड है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो वो मिसकैरेज होती है। क्लियर? इन दोनों को आपने डिफरेंशिएट करना होता है। ब्लाइटेड ओवम में जो मेन सैक डायमीटर होता है वो 2.5 से ऑलमोस्ट मोर देन इक्वल टू 2.5 आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? अब जो मिसकैरेज होता है दो तरह का होता है, अर्ली होता है और लेट मिसकैरेज होता है। जो अर्ली मिसकैरेज होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, 12 वीक से पहले होता है। जो लेट मिसकैरेज होता है 12 टू 24 वीक में देखने को मिलता है। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज़ें रट्टा मारनी है। जो अर्ली प्रेगनेंसी मिसकैरेज होता है ये ज़्यादा कॉमन होता है। ये मोस्टली क्यों होता है? क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ की वजह से होता है, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट या इनएडिक्वेट प्लेसेंटेशन होती है। इसके अलावा जो स्पाइनल आर्टरीज है उनकी डिफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है, उसी से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाई, प्लेसेंटेशन इनएडिक्वेट है, या ट्रोफोब्लास्ट के पेनिट्रेशन नहीं हो पाई स्पाइनल आर्टरीज के अंदर। ओके, तो नंबर वन इनएडिक्वेट प्लेसेंटेशन है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ की वजह से। नंबर टू स्पाइनल आर्टरीज ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाई। नंबर थ्री ट्रोफोब्लास्ट की पेनिट्रेशन नहीं हो पाई डेसिडुआ के अंदर। इसके बाद लेट प्रेगनेंसी मिसकैरेज होता है। ये एज के साथ साथ क्या रट्टा मार लेना। ओके, रेट ऑफ प्रेगनेंसी लॉस डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग जेस्टेशनल एज होता है। अब इसका जो मोस्ट कॉमन काज होता है वो सर्वाइकल एब्नॉर्मैलिटीज़ की वजह से होता है, सर्वाइकल वीकनेस की वजह से हो सकता है। इसके अलावा यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन है, मल्टीपल प्रेगनेंसी या पॉलीहाइड्रोमनियास में इसमें देखने को मिल सकता है। एब्नॉर्मल यूट्राइन कैविटी है लाइक फाइब्रॉइड्स की वजह से, या कोई कंजेनिटल एनॉमली है लाइक यूट्राइन सेप्टम है। ओके, या इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन है या इंट्रा यूट्राइन ब्लीडिंग है। तो अगर आपसे पूछे व्हाट आर द अर्ली प्रेगनेंसी रिस्क फैक्टर, तो वो क्या होते हैं? इनएडिक्वेट प्लेसेंटेशन, डिफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल आर्टरीज, या रिड्यूस ट्रोफोब्लास्ट पेनिट्रेशन इनटू डेसिडुआ। ओके, लेट प्रेगनेंसी मिसकैरेज क्यों होता है? इंट्रा यूट्राइन ब्लीडिंग की वजह से, इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन की वजह से, एब्नॉर्मल यूट्राइन कैविटी की वजह से, इसके अलावा सर्वाइकल वीकनेस या यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन की वजह से। क्लियर? अब मिसकैरेज की डिफरेंट टाइप्स होती है। ओके, या मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर हम यूक्यू स्टार्ट करते हैं। अब जो मिसकैरेज सबसे पहले आपने देखना है कि अगर कोई इनकम्प्लीट मिसकैरेज हुआ है उसकी वजह से क्या होना शुरू हुआ है, यानी कोई अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड मिसकैरेज हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड मिसकैरेज हुआ है, यूट्राइन इन्फेक्शन हो गया है, फीवर, टैकीकार्डिया, वजाइनल डिस्चार्ज, एब्डोमिनल पेन, ल्यूकोसाइटोसिस मिल रहा है, तो आपने सेप्टिक अबॉर्शन में जाना होता है। ओके, और जब सेप्टिक अबॉर्शन में क्या होता है? सर्विस की टेंडरनेस होती है, अल्ट्रासाउंड में रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन देखने को मिलती है। मैनेजमेंट क्या होती है? आईवी फ्लूइड रिससिटेशन, एंटीबायोटिक देनी होती है, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन करना होता है। क्लियर? डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन आपने करना होता है। क्लियर? इसमें ऑलमोस्ट ये हो जाएगा आपका। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं लाइक डायलिटेशन एंड क्यूराटाच या डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन ज़्यादा अच्छा वर्ड होता है, या इवैक्यूएशन एंड क्यूराटाच भी कर सकते होते हैं। क्लियर? सही हो गया। तो सबसे पहले आपने देखा मिसकैरेज में फीवर है, फीवर, एब्डोमिनल पेन, टैकीकार्डिया, ल्यूकोसाइटोसिस है, अगर है तो सेप्टिक अबॉर्शन है, नहीं है दूसरा काम देखना हमने वजाइनल ब्लीडिंग है या नहीं। वाहिद मिसकैरेज जिसमें वजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती वो कौन सा होता है? मिसकैरेज होता है। ठीक है, इसके बाद अगर वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो आपने देखना सर्वाइकल लॉस को। अगर सर्वाइकल लॉस क्लोज्ड है, थ्रेटन मिसकैरेज है या इनकम्प्लीट, थ्रेटन मिसकैरेज है या फिर कंप्लीट मिसकैरेज है। अगर सर्वाइकल लॉस ओपन है तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनकम्प्लीट मिसकैरेज है या फिर क्या हो सकता है लाइक इनकम्प्लीट मिसकैरेज है या फिर इनकम्प्लीट मिसकैरेज है, इनकम्प्लीट है या इनएविटेबल है। क्लियर? दोबारा बता देता हूँ, अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही तो मिसकैरेज होता है, और मिसकैरेज में ब्लीडिंग नहीं होती, मिसकैरेज होता है। क्लियर? इसमें एसिम्प्टोमेटिक होती है पेशेंट, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, सर्वाइकल लॉस क्लोज्ड होता है, इंट्रायूटेरल प्रेगनेंसी होती है, कोई फीटल हार्ट एक्टिविटी नहीं होती, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, बीटा एसिजी का लेवल कम होता है, फुल द जेस्टेशनल एज होता है और इसका ट्रीटमेंट यूजुअली कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके, अगर अबॉर्शन 28 दिन तक नहीं हुआ फिर आपने क्या करना होता है? प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना होता है और आपने कोगुलेशन डिफेक्ट को ठीक करना होता है और एंटी-डी के इंजेक्शन देने होते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में माइजोप्रोस्टोल और माइफेप्रिस्टोन है और सर्जरी में डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन आ जाएगा। क्लियर? सही हो गया।
और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग है, सर्वाइकल ओस क्लोज्ड है तो दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो थ्रेटेंड है या कंप्लीट मिसकैरेज है। थ्रेटेंड में क्या होता है, अल्ट्रासाउंड करा लोगे, इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी मिलेगी जिसमें फीटल हार्ट एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, क्लियर। और इसमें आपको यूट्रस का साइज है वो जेस्टेशनल एज के बराबर होता है, नॉर्मल बीटा एचसीजी होता है, फॉर द जेस्टेशनल एज होता है, क्लियर। और ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। मैनेजमेंट क्या होती है थ्रेटेंड मिसकैरेज की, ओके, सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है, कोई इंटरवेंशन की इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती होती, क्लियर। अगर प्रेगनेंसी वायबल है तो अपने प्रेगनेंसी विल कंटिन्यू, लेकिन मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एंटीटी आपने देना होता है। इसी तरह कंप्लीट मिसकैरेज में क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी नहीं होगी बल्कि पेल्विक अल्ट्रासाउंड करा लोगे, एम्प्टी यूट्रस आपको देखने को मिलता है। मैनेजमेंट क्या होती है, क्लियर। मैनेजमेंट क्या होती है, सपोर्टिव प्रेगनेंसी आपने करनी होती है, सपोर्टिव मैनेजमेंट देनी होती है, बीटा एचसीजी के लेवल को देखना होता है। अगर सर्वाइकल लॉस ओपन है तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनएविटेबल है या इनकम्प्लीट है, क्लियर। इनएविटेबल का मतलब है जिसने मिसकैरेज होना ही होना है, जिसमें, ठीक हो गया, ओके। इसमें यूट्रस की क्या होना शुरू हो जाती है, पेन होना शुरू हो जाता है, डायलिटेशन होना शुरू हो जाती है, यानी इनएविटेबल मिसकैरेज में वैजाइनल ब्लीडिंग होती है, सर्वाइकल लॉस खुला हुआ होता है, इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी होती है, कोई फीटल हार्ट नहीं देखने को मिलता, फीटल टिश्यू पास नहीं हो रहे होते, सर्वाइकल डायलिटेशन होना शुरू हो जाती है, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। इसका क्या मैनेजमेंट होता है, मेडिकल मैनेजमेंट में माइज़ोप्रोस्टोल जो कि वैजाइनल या सबलिंगुअल दे सकते हैं, माइफेप्रिस्टोन दे सकते हैं, सर्जरी में डायलिटेशन और इवैक्यूएशन है। इनकम्प्लीट मिसकैरेज में क्या होता है, इनकम्प्लीट मिसकैरेज में क्या होता है, पासेज ऑफ सम टिश्यू नॉट ऑल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है। अगर कुछ टिश्यू पास कर रहे हैं लाइक सर्वाइकल ओस ओपन है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस ओस पे मिल रहे हैं, अल्ट्रासाउंड के अंदर रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, पैसेज ऑफ टिश्यू है, रप्चर्ड मेम्ब्रेन है, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है इनकम्प्लीट मिसकैरेज में। इनकम्प्लीट मिसकैरेज में भी आपने क्या करना होता है, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट में आपने माइज़ोप्रोस्टोल, माइफेप्रिस्टोन है, और सर्जरी में आपने डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन आपने करनी होती है, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं, लाइक जेस्टेशनल एज 24 से कम होती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेन होता है, वजाइनल ब्लीडिंग होती है। रट्टा मालेला जो वजाइनल ब्लीडिंग होती है ये प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है मिसकैरेज की, जबकि जो आपका एब्डोमिनल पेन होता है ये मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेन होता है किसका, लाइक हम कह सकते हैं टॉपिक प्रेगनेंसी का। इवैल्यूएशन कैसे करेंगे पेशेंट की, ओके, मिसकैरेज वाले पेशेंट में सबसे पहले आपने क्या करना, हिस्ट्री लेनी होती है एग्जाम मिसकैरेज वाले पेशेंट में। सबसे पहले आपने हिस्ट्री ले ली। नंबर 2 आपने क्या काम करना होता है, आपने हिस्ट्री के बाद क्या करना है, आपने एग्जामिनेशन वगैरह स्टार्ट करना होता है, ओके। हिस्ट्री फिर एग्जामिनेशन आ जाता होता है, एब्डोमिनल पेल्विक एग्जामिनेशन है, ओके, ओके। फिर आपने क्या करना है, ट्रांस एब्डोमिनल या ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड कराना होता है, ठीक है। सिंगल अल्ट्रासाउंड स्कैन मिसकैरेज को डायग्नोस कर सकता है अगर प्रेगनेंसी यूट्राइन कैविटी के अंदर आप कुछ क्राइटेरिया मेट हुए हुए हैं, क्लियर। और आप हीमोग्लोबिन ग्रुप एंड सेव करा लोगे, ये देखने के लिए कितना ब्लड लॉस हुआ है उसका आर स्टेटस के एंटी लगाना नहीं आना। रोल ऑफ अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड क्या करता है, अर्ली प्रेगनेंसी लॉस को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। अर्ली प्रेगनेंसी लॉस में मिसकैरेज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, फीटल डिमाइस सारे आ जाते होते हैं, क्लियर। इसके बाद है देखो स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज, मेडिकल या एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, मेडिकल या एंडोक्राइन डिसऑर्डर उसकी वजह से देखने को मिल सकता होता है। मेडिकल या एंडोक्राइन में कौन कौन से डिजीज है, 3 डिजीज को रट्टा मार लेना, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरथायरॉयडिज्म, पीसीओएस, क्लियर। इसके अलावा यूट्राइन एब्नॉर्मैलिटी फॉर एग्जांपल सेप्टेड यूट्रस है, एशन मैन सिंड्रोम है, इन्फेक्शन है, ओके, इन्फेक्शन वगैरह करा सकते होते हैं, और ड्रग्स या केमिकल करा सकते होती है। अब इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, सबसे पहले आपने हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है, रिससिटेट करना होता है, आईवी लगाई, आईवी फ्लूइड्स दिया, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, सीबीसी करा ली, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, ब्लड ग्रुपिंग करा ली, ओके, अल्ट्रासाउंड आपने करा लिया। स्पेसिफिक मैनेजमेंट में क्या होता है, ओके, मैनेजमेंट को आपने 3 में डिवाइड करना होता है। सपोर्टिव मैनेजमेंट जिसके अंदर आप बीटा सीजी के लेवल को मॉनिटर करते हैं, बैटर्स देते हैं, एंटीडी लगा देते हैं। मेडिकल में सबलिंगुअल वजाइनल या सबलिंगुअल माइज़ोप्रोस्टोल इस्तेमाल करते हैं, ओके, मेनली माइज़ोप्रोस्टोल आपने इस्तेमाल करनी होती है। माइफेप्रिस्टोन भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं। माइफेप्रिस्टोन कब इस्तेमाल करेंगे, ओके, अगर 9 वीक से ऊपर है, ठीक हो गया, तो माइज़ोप्रोस्टोल दे दोगे, ओके। कैसे दे दोगे आप, वजाइनल या सबलिंगुअल दे दोगे ताकि सर्विस की राइपनिंग हो जाए और डायलिटेशन फैसिलिटेट हो जाए। एंड स्क्रैप द एंडोमेट्रियम विद द क्यूरेट, ओके, या डायलिटेशन क्योर अटैच कर लोगे टू रिमूव द एब्नॉर्मल टिश्यू होता है, क्लियर, ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे नीचे लिखी हुई है मैनेजमेंट, ओके। तो इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, एब्डोमिनल पेल्विक एग्जामिनेशन होगी, ट्रांस वजाइनल या ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होगा, हीमोग्लोबिन और ग्रुप एंड सेव करा लेंगे। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में क्या होता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपने हर 3 हफ्ते के बाद कराना होता है, और जब पॉजिटिव आ जाए तो आपने अटेंड करना होता है। मेडिकल मैनेजमेंट में माइज़ोप्रोस्टोल, माइफेप्रिस्टोन है। स्पेसिफिक में क्या होता है, अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो क्या करोगे, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन करोगे, ओके। अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन करोगे, MVA है, ओके, ठीक हो गया। लेकिन ज़्यादातर बताओ क्या करते हैं वो GM ना, ये सबलिंगुअल या माइज़ोप्रोस्टोल दे देते हैं, सबलिंगुअल या विजाइनल माइज़ोप्रोस्टोल दे देते हैं ताकि सर्विकल डायलिटेशन हो जाए। फिर क्या करेंगे, सक्शन क्योर अटैच कर देंगे, ओके, ठीक है, यानी डायलिटेशन एंड क्योर अटैच वगैरह कर दोगे। लेकिन क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, इन्फेक्शन, परफोरेशन, सर्वाइकल ट्रॉमा, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो जाती है। और एंटीडी का आपने इंजेक्शन लगाना होता है, जेस्टेशनल एज इज मोर देन 12 वीक्स है, ओके। तो क्या डोज होती है, 50 माइक्रोग्राम या 250 इंटरनेशनल यूनिट आपने देना होता है, क्लियर।
NTD आपने लगा देना होता है। इसके अलावा आपने काउंसलिंग भी करनी होती है। मिस कैरेज कब लेबर करते हैं? अगर जेस्टेशनल एज 24 वीक से कम है, साइज ऑफ यूट्रस रिलेटिवली स्मॉल है एज कम्पेयर टू कोरिस्पॉन्डिंग टू द प्रेगनेंसी है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करा लोगे, इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी होगी लेकिन कोई फीटल हार्ट एक्टिविटी नहीं होगी, सर्वाइकल ऑस क्लोज होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है और ये बुकिंग विजिट पर डायग्नोस होती है। क्लियर? ऑफन डायग्नोस एट द बुकिंग विजिट है। ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिसकैरेज ऑलरेडी सारे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक हो गया। मिसकैरेज में क्या करोगे? मेडिकल में ऑलमोस्ट सेम है, माइजोप्रोस्टोल और माइफिप्रिस्टोन है, और रिस्क ऑफ सर्जिकल इवैक्यूएशन, हैमरेज, इन्फेक्शन, परफोरेशन है, सर्वाइकल ट्रॉमा, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, रट्टा मार लेना, DNC के ऑलमोस्ट सारी कॉम्प्लिकेशन होती है। क्लियर? इसके बाद ये सारा मिसकैरेज आ जाएगा। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रिकरेंट मिसकैरेज। रिकरेंट मिसकैरेज कब लेबर करते होते हैं? जब 3 या 3 से ज़्यादा कंसेक्टिव मिसकैरेज हो जाए तो उसकी वजह से आपको रिकरेंट मिसकैरेजेस कहते होते हैं। 1% कपल्स में आपको देखने को मिलता है। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर रिकरेंट मिसकैरेजेस? सबसे इंपॉर्टेंट है मैटरनल एज। अगर एडवांस मैटरनल या पैटर्नल एज है, इसके वजह से मिसकैरेज ज़्यादा होता है। ओबेसिटी, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज की वजह से हो सकता है। बैलेंस क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है और एक इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। तो रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? एडवांस एज ऑफ पेरेंट्स, ओबेसिटी, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, बैलेंस क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन या यूट्राइन एब्नॉर्मैलिटीज है। फॉर एग्जांपल फाइब्रॉइड है, मैलफॉर्मेशन है, सेप्टेड यूट्रस है, इसको रट्टा मार लेना। क्लियर? क्या इन्वेस्टिगेशन करा लोगे? वन सेकेंड, हिस्ट्री, एब्डोमिनल पेल्विक एग्जामिनेशन, ट्रांस एब्डोमिनल, ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड करा लेते होते हैं। इसके अलावा एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम को देख लोगे। ओके, अब एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम के लिए क्या करते होते हैं? कौन सी एंटीबॉडीज देखते होती है? बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, इसके अलावा एंटी कार्डियोलिपिन इस्तेमाल करते हैं, ल्यूपस एंटीकोगुलेंट वगैरह इस्तेमाल करते होते हैं। इसके अलावा साइटोजेनेटिक एनालिसिस कर लेंगे ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है। ओके, ठीक हो गया कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है सबसीक्वेंट मिसकैरेजेस के अंदर आपने क्या है साइटोजेनेटिक एनालिसिस के लिए भेजना होता है। वहाँ पे आपने क्या देखना होता है? अनबैलेंस क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन तो नहीं है, फीटल कैरियोटाइपिंग वगैरह आप करा लोगे। क्लियर? ठीक हो गया। इसके अलावा ये सारी मैनेजमेंट आपको बता दिया। इसके बाद ट्रीटमेंट इन नेक्स्ट प्रेगनेंसी। ओके, नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए क्या मैनेजमेंट करोगे? नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ओके, सबसे पहले तो आपने ये करना है अंडरलाइन कॉज को ठीक करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई डायबिटीज़ वगैरह है, ओके, आपने इसको ठीक करना होता है। क्लियर? ठीक हो गया। नंबर 2, एंडोक्राइन डिसऑर्डर को ठीक करना होता है। डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, ओबेसिटी है। स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज लाइक कौन कौन सी स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज थी? यूट्राइन सेप्टम था, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस था, इसमें आपने सर्जरी करानी होती है। क्लियर? इसके अलावा आपने प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मेटफॉर्मिन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल थेरेपी में स्टेरॉइड, प्रोजेस्टेरॉन, मेटफॉर्मिन वगैरह इस्तेमाल कर सकते होते हैं। क्लियर? इसके अलावा और क्या करेंगे? काउंसलिंग करेंगे और जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको आपने भेजना होता है। ओके, फॉर साइटोजेनेटिक एनालिसिस है। फॉर एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम एस्पिरिन और लो डोज हेपरिन इस्तेमाल करनी होती है, क्योंकि ये एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम को 50% तक कम कर देती होती है। ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कैसे डिफाइन करते होते हैं? अगर कॉन्सेप्टस की इंप्लांटेशन है आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी, इंप्लांटेशन ऑफ कॉन्सेप्टस आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। 1 in 80 में आपको देखने को मिलती है। क्लियर? और इसमें रट्टा मार लेना, या 1 in 80 में देखने को मिलती है। व्हाट इज हिट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी? हिट्रोटॉपिक कब लेबर करते हैं? जब एक एक्स्ट्रा यूट्राइन भी और इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी भी हो जाती है। ओके, ठीक हो गया। मेन कॉज फॉर द ट्यूबल इंप्लांटेशन ऑफ जेस्टेशनल सैक, तो वो क्या होता है? लो ग्रेड इन्फेक्शन होता है। और रट्टा मार लेना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एक रिएक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड आरियास-टीला रिएक्शन। आरियास-टीला रिएक्शन का मतलब है कि ओके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम होता है रिस्पॉन्स टू द हार्मोनल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ना तो हार्मोनल चेंजेस हो जाती हैं। तो जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम होता है इट रिस्पॉन्स टू द हार्मोनल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें भी डेसिडुअल चेंजेस देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन साइड फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एम्पुला और फैलोपियन ट्यूब होती है। इसके अलावा ओवरी में हो सकती है, क्लियर, सर्विक्स में हो सकती है, एब्डोमेन के अंदर हो सकती है, सी सेक्शन के सकार वगैरह में हो सकती है। अब ट्यूबल प्रेगनेंसी के क्या फेट होते हैं? या तो बॉडी खुद ब खुद खत्म कर देगी, या अबॉर्शन हो जाएगा, या ट्यूब फट जाएगी, या ट्यूबल मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक हो गया। अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर ट्यूबल प्रेगनेंसी। ओके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या रिस्क फैक्टर होते हैं? ओके, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या रिस्क फैक्टर होते हैं? रट्टा मार लेना, अगर फैलोपियन ट्यूब डैमेज हो गया, यानी फैलोपियन ट्यूब की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी खराब कर दो। नंबर 1, फैलोपियन ट्यूब डैमेज हो गया, कैसे डैमेज हो गया? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज क्लैमिडिया, ग्लोरिया की वजह से होता है। नंबर 2, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। नंबर 3, प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी है। इन तीनों चीज़ों की वजह से क्या होता है? ओके, फैलोपियन ट्यूब डैमेज हो जाती है, फैलोपियन ट्यूब डैमेज हो जाती है। अगर फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चरल अल्टरेशन करा दो, स्ट्रक्चरल अल्टरेशन कैसे हो सकता है? स्मोकिंग से और एडवांस मैटरनल एज से। अगर एज 35 साल से ऊपर है, स्मोकिंग कर रही है, तो उसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब की फिजियोलॉजी खराब हो जाती है। और स्ट्रक्चर कैसे खराब हुआ? प्रीवियस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से, ट्यूबल सर्जरी की वजह से। इसके अलावा कुछ एडिशनल रिस्क फैक्टर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, अपेंडेक्टमी हुई है, सी सेक्शन हुआ है, इसका स्कार हो गया, सब फर्टिलिटी हुई है, या IVF हुआ इसकी वजह से हुआ, IUCD इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया, एंडोमेट्रियोसिस है, ओके, COCP की वजह से कंसेप्शन वगैरह हो गया, इस केस में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी? तो आपने अपेंडिसाइटिस को रूल आउट करना होता है, डायवर्टिकुलाइटिस को रूल आउट करना होता है, थ्रेटेंड अबॉर्शन को, मोलर प्रेगनेंसी को, रप्चर्ड कॉर्पस लुटियम को आपने डिफरेंशिएट करना होता है। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा।
सही हो गया, ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट लिखे हुआ, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, यूनिलैटरल होता है, वजाइनल ब्लीडिंग होती है, 6 to 8 वीक का एमेनोरिया होता है और एम्पुला में देखने को मिलती होती है। एक बात रट्टा मार लेना, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना आपने दो पढ़ने हैं, एक अनरप्चर्ड होती है, एक रप्चर्ड होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्राइड क्या होता है, एमेनोरिया होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, वजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती होती है। अगर अनरप्चर्ड है, माइल्ड एब्डोमिनल पेन होगा। ओके, इसके अलावा यूट्रस नॉर्मल साइज का होता है, फीवर शीवर नहीं होता, हल्की फुल्की टेंडरनेस होती है, एडिनिक्सल या सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस होती है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी फट जाती है तब क्या फीचर मिलते हैं, सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन है, एक साइड पे देखने को मिलता है, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, हाइपोवोलेमिया शॉक में चली जाती होती है। ओके, इसके अलावा एब्डोमिनल गार्डिंग, रिजिडिटी, पारोटिनाइटिस वाली चीज़ आपको देखने को मिले, तो उसका क्या मतलब है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी फट चुकी है। क्लियर, ठीक हो गया। व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल टेस्ट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी? सबसे पहले आपने क्या कराना होता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, बीटा एसजीजी कराना होता है। फिर बीटा एसजीजी को कंफर्म करने के लिए भी और क्वांटिफिकेशन के लिए भी स्टार्ट कर लेते होते हैं। ओके, ठीक हो गया। बीटा सी जी नॉर्मली होता है कि हर 48 आवर्स के बाद डबल हो जाता है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सब ऑप्टिमल होता है। इसके अलावा और क्या करा लोगे आप? ओके, अब नेक्स्ट जो टेस्ट आ जाएगा, बेस्ट इनिशियल टेस्ट आपका कौन सा है? बीटा सी जी। बेस्ट इनिशियल इमेजिंग क्या है? ट्रांसविजनल अल्ट्रासाउंड होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या मिलेगा? ओके, जेस्टेशनल सैक मिलेगा। ओके, नो इंट्रा यूट्राइन जेस्टेशनल सैक, यूट्रस बिल्कुल खाली पड़ा होगा, यूट्रस में कोई जेस्टेशनल सैक नहीं होगा। ओके, नो इंट्रा यूट्राइन जेस्टेशनल सैक है, एडिनिक्सल मास देखने को मिलता है और फ्री फ्लूइड देखने को मिलता है, जो कि इंडिकेट करेगा हीमोपेरिटोनियम को। हीमोपेरिटोनियम क्यों होती है? रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से। जेस्टेशनल सैक और यॉर्क सैक फेलोपियन ट्यूब में होगा, तो इंट्रा यूट्राइन कैविटी होगी, कैविटी एम्प्टी होगी, एडिनिक्सल मास होगा, फ्री फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पे कोई चीज़ रट्टा मार लेना, बीटा एसजी का एक डिस्क्रिमिनेट जोन होता है, यानी बीटा एसजी का वो वाला लेवल जिसके बाद जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको अल्ट्रासाउंड पे नजर आ सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर 2000 से ऊपर हो तो वो वजाइनल अल्ट्रासाउंड पे नजर आ सकती है, और 3000 से ऊपर हो तो वो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे नजर आ जाती होती है। बाकी जो गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो लैप्रोस्कोपी होता है, लेकिन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। ये जब भी यूज़ करेंगे जब आपने ठीक करना उसको, और आप आरएच टाइपिंग ब्लड ग्रुपिंग करा लोगे, तो क्या इन्वेस्टिगेशन होती है? ओके, सबसे पहले बीटा एसजी करा लोगे, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करा लोगे। बीटा एसजी भी मैंने बताया था प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए, क्वांटिफिकेशन के लिए। फिर आप ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करा लोगे, जेस्टेशनल सैक एम्प्टी होगा, एडिनिक्सल मास, फ्री फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा। बीटा एसजी का डिस्क्रिमिनेट जोन होता है, 2000 से ऊपर हो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, 3000 से ऊपर हो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। लैप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड होती है। इसके अलावा ब्लड ग्रुपिंग, आरएच टाइपिंग करा लोगे। अब आ जाती है इसकी मैनेजमेंट। अब इसकी मैनेजमेंट तीन तरह की होती है। ओके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की एक मैनेजमेंट होती है, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट होती है, एक होती है मेडिकल, एक होती है सर्जिकल मैनेजमेंट होती है। क्लियर, ठीक हो गया। तो जो मेडिकल मैनेजमेंट होती है, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट होती है, जो आपने कब करनी होती है? क्लियर, यहाँ पे लिखा होगा एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, जब पेशेंट हिमोडायनेमिकली स्टेबल है, एसिम्प्टोमेटिक है। ओके, और आपने इसमें क्या करना होता है? आपने इसमें सीरियल बीटा एसजी के लेवल मॉनिटर करना होता है जब तक ये लेवल्स अनडिटेक्टेबल ना आ जाए। ओके, इसके बाद आता है मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल मैनेजमेंट कब करनी है, सर्जरी कब करनी होती है? अगर मेडिकल मैनेजमेंट है, ओके, मेडिकल मैनेजमेंट में रट्टा मारना, पेशेंट को हिमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए। नंबर 2, एडिनिक्सल मास या जो होना चाहिए, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है 4 सेंटीमीटर से नीचे होनी चाहिए। नंबर 3, बीटा एसजी 3000 से कम होना चाहिए। नंबर 4, फीटल कार्डिक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे हीमोपेरिटोनियम नहीं होना चाहिए। नंबर 6, ओके, हॉस्पिटल की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना चाहिए। ओके, लिव्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द हॉस्पिटल, क्योंकि रेगुलर फॉलो अप करना होता है। दोबारा बता दूं, क्लिनिकली हिमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए, बीटा एसजी के अलावा 3000 से कम होना चाहिए, एडिनिक्सल मैच 4 सेंटीमीटर से कम का होना चाहिए। इसके अलावा जो फीटल कार्डिक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, क्लोर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे कोई हिमोपेरिटोनियम नहीं होना चाहिए, और क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहनी चाहिए। ओके, अब कौन सी ड्रग इस्तेमाल करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में? मिथोट्रेक्सेट इस्तेमाल करते होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट कर देती है। इंट्रामस्कुलर देना, सिंगल डोज देना, 50 ग्राम का आपने देना होता है। क्लियर, और आपने बीटा एसजी को देखना होता है 4, 7, 11वें दिन पर, चौथे, 7वें, 11वें दिन पर, जब तक कि वो अनडिटेक्टेबल ना हो जाए। ठीक है, चौथा, 7वां, 11वां पे वीकली देखना होता है जब तक वो डिटेक्टेबल ना हो जाए। ओके, ज़्यादातर केस में जो बीटा एसजी होता है वो 4 से लेकर 7 दिनों के दिन में 15% तक ड्रॉप हो जाता है। बट आता कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर मिथोट्रेक्सेट कब इस्तेमाल नहीं करना? अगर क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, अगर कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, इम्यूनो सप्रेशन है, इम्यूनो डेफिशिएंसी या हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ब्रेस्ट फीडिंग कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। और इसका फॉलोअप क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना होता है, और 3 महीने तक आपको कॉन्ट्रासेप्शन आपने लेनी होती है, मतलब कंसेप्शन को आपने अवॉइड करना होता है। ठीक हो गया। ओके, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना, 3 महीने तक आपने कंसीव नहीं करना होता। ओके, इसके अलावा अल्कोहल और सनलाइट के एक्सपोजर को भी आपने मिनिमाइज करना होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होती है? जो सर्जिकल मैनेजमेंट, जो स्टैंडर्ड सर्जिकल मैनेजमेंट है ना, वो लैप्रोस्कोपी होती है। रट्टा
रट्टा मार लेना। ओके, अगर पेशेंट अनस्टेबल है, ओके, अगर यानी अगर स्टेबल पेशेंट है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर नहीं हुई, तो आपने लैप्रोस्कोपी करनी है। लैप्रोस्कोपी से 2 चीज़ें कर सकते हैं, साल्पिंजेक्टमी या फिर साल्पिंजोस्टमी कर सकते हैं, साल्पिंजेक्टमी या साल्पिंजोस्टमी कर सकते हैं। ओके, साल्पिंजोस्टमी कब करते होती है? जब कॉन्ट्रालैटरल ट्यूब नहीं है या डैमेज हो चुकी है। क्लियर, ये इसमें इस केस में करते हैं। लेकिन साल्पिंजोस्टमी में ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस और बढ़ जाते होते हैं। क्लियर, अगर पेशेंट अगर दूसरी फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल नॉर्मल है तो आपने साल्पिंजेक्टमी वगैरह कर देना होता है। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, और अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, फट चुकी है इसकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो अब आपने क्या करना होता है? आपने लेप्रोटमी करना और साल्पिंजेक्टमी वगैरह कर देना होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया इससे रिलेटेड। ठीक हो गया। अब जल्दी इसके क्वेश्चन वगैरह को देख लेते होते हैं। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए, एडेनिक्सल मास 4 सेंटीमीटर से कम का होना चाहिए, एससीजी 3000 से कम का होना चाहिए, एक्टोपिक फीटल कार्डिक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, नो हीमोपेरिटोनियम है, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मिथोट्रेक्सेट, क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, हेमाटोलॉजिकल डिजीज है, एक्टिव इन्फेक्शन है, इम्यूनोडेफिशिएंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में आपने इस्तेमाल नहीं करना होता। फॉलो अप आफ्टर मेडिकल मैनेजमेंट है। ओके, बीटा सीजी को आपने चौथे 7वें 11वें दिन पे देखना होता है, फिर वीकली देखना होता है जब तक कि वन डिटेक्टेबल ना हो जाए, 15% कम हो जाता है चौथे और 7वें दिन के अंदर। ओके, आपने कहना है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करे और कंसीव नहीं करना 3 महीनों तक, क्योंकि टीराटोजेनिक होता है। सनलाइट के और अल्कोहल के एक्सपोजर को आपने मिनिमाइज करना होता है। हिस्ट्री क्या लोगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी में? एमेनोरिया मिलेगा, राइट एलिक फोसा में पेन होगा, लाइट वजाइनल ब्लीडिंग होगी, एग्जामिनेशन करोगे एब्डोमिनल पेल्विक एग्जामिनेशन है, पेन मिलेगा, टेंडरनेस मिलेगा, एब्डोमिन में आपको मैस आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। विजाइनल एग्जामिनेशन में सर्वाइकल ओस ओपन होगा, आप इसे छोड़ दो। इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बीटा सीजी वगैरह कर देते हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट को देखने के लिए और क्वांटिफिकेशन के लिए ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। क्लियर, लैप्रोस्कोपी करते हैं, ब्लड टाइपिंग वगैरह कर सकते होते हैं। मैनेजमेंट इसके ऑलरेडी सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है। ओके, जो चीज़ हो चुकी है ना मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है, इस केस में ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो चुकी है। ओके, तो मोस्ट सूटेबल ट्रीटमेंट क्या होगा? लैप्रोटमी और साल्पिंजेक्टमी करेंगे जब पेशेंट का रिससिटेट करना होता है, बिकॉज पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है। मेडिकली हम इसकी मैनेजमेंट नहीं कर सकते, ये सर्जरी भी हो जाएगा ऑलमोस्ट। ओके, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, rupture causes of pain in the lower abdomen. Okay, तो ruptured ectopic pregnancy due to, okay, cause of lower abdominal pain. Okay, यानी ectopic pregnancy में क्या होता है? lower abdominal pain होता है due to ruptured ectopic pregnancy. Okay, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी ड्यू टू, ओके, ये तो सारे से रिस्क फैक्टर लिख दिया है। व्हाट इज द कॉज ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन इन दिस पेशेंट? या तो आप डिफरेंशियल लिख सकते हो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से हो चुका है कि अगर वो रप्चर्ड हुई है, अपेंडिसाइटिस है, डायबिटिकलाइटिस वगैरह हो सकता है, थ्रेटेंड मिसकैरेज है, मोलर प्रेगनेंसी है। ओके, यानी मिसकैरेज हुआ, मोलर प्रेगनेंसी है, रप्चर्ड कॉर्पस लूटियम है, इस केस पर फिर रट्टा मार लेना। क्लियर, ठीक हो गया। तो अच्छे से हमने ये चैप्टर सारा फिनिश कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। अच्छा, एक डिजीज़ है जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये है ट्यूमर ऑफ सर्विक्स वाला, उस वाले के साथ एसोसिएटेड है, गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी में। ओके, 23 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविटी एब्डोमिनल पेन है, सिनकोपी वजाइनल स्पॉटिंग है। देखो प्रेजेंटिंग कपल एब्डोमिनल पेन है और सिनकोपी आ रहा है, दैट मीन्स हाइपरवोलेमिक शॉक है और स्पॉटिंग वगैरह हुई है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? मोस्ट कॉमन साइड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज, ओके, लाइक कौन सी होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइड आपको एम्पुला में देखने को मिलती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद आपने क्या देना होता है? एंटी डी का इंजेक्शन देना होता है, 50 माइक्रोग्राम या 250 दे सकते होते हैं विद इन द 72 आवर्स। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या हुई है 12 वीक्स के बाद आपको देखने को मिली है। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये रट्टा मार लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्रेविड 2 पैरा 0 है, जेस्टेशनल एमेनोरिया 9 वीक का है, इंट्रा यूटरन प्रेगनेंसी है। ओके, अब देखो जेस्टेशनल एमेनोरिया कोई एब्डोमिनल पेन नहीं है, लेकिन इंट्रा यूटरन प्रेगनेंसी है, लेकिन कोई फीटल कार्डिक एक्टिविटी नहीं है। अब फीटल कार्डिक एक्टिविटी नहीं है, इंट्रा यूटरन प्रेगनेंसी है, तो इनएविटेबल मिसकैरेज वगैरह हो सकता है, लेकिन सर्वाइकल ओस क्लोज है, तो इनएविटेबल मिसकैरेज नहीं हो सकता। बेस्ट डायग्नोसिस मिसकैरेज है। ओके, तो शी रिक्वेस्ट फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, नहीं मिसकैरेज तो नहीं, कुछ भी चीज़ कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं हुई। ओके, बस 9th वीक पे प्रेगनेंसी है, उसकी कोई फीटल कार्डिक एक्टिविटी नहीं है। बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगी? मेडिकल टर्मिनेशन के अंदर। ओके, अब देखो 9 वीक्स है, तो इसमें क्या इस्तेमाल करोगे? माइज़ोप्रोस्टोल वगैरह इस्तेमाल कर लोगे। ओके, ठीक है, 9 वीक्स से पहले आपने माइज़ोप्रोस्टोल वगैरह इस्तेमाल करना होता है। 9 वीक्स के बाद आप क्या करते हैं? माइज़ोप्रोस्टोल एवरी 3 आवर्स है। और लाइक 21 वीक्स के बाद मैंने बताया था पोटेशियम क्लोराइड वगैरह, पोटेशियम क्लोराइड के इंजेक्शन वगैरह देते थे। ओके, इंट्रा कार्डिक इंजेक्शन वगैरह पोटेशियम क्लोराइड के देते थे। क्लियर, इसके अलावा और क्या करते थे? लाइक हम डाइजॉक्सिन के इंजेक्शन देते थे। इंट्राफीटल या इंट्रामनियोटिक है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर चलते हैं। फीमेल है जो कि थर्ड मिसकैरेज की बात आई है। ओके, तो ये रिकरेंट मिसकैरेज हो सकता है। अपसेट है, कास्ट के बारे में ढूंढना चाह रही है। शी हैज़ प्रीवियसली 2 गर्ल्स विद द लास्ट बोर्न। ओके, कोई मेडिकल एलिमेंट नहीं है। मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर होता है रिकरेंट मिसकैरेज का वो कौन सा होता है? एडवांस मैटरनल पैटर्नल एज होती है, इसकी वजह से रिकरेंट मिसकैरेजेस आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया, ये आपने रिस्क फैक्टर को नोट कर लेना। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? इसके अलावा कोई डायबिटीज़ है, हाइपोथायराइडिज्म है, इसकी वजह से हो सकता है।
बैलेंस क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है, यूट्राइन एब्नॉर्मैलिटीज़ है, फॉर एग्जांपल सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, या कोई कहने का मतलब है मालफॉर्मेशन सबटेट यूट्रस हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 35-year-old ग्रेविडा 2 पैरावन है, ओके ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी है, ओके ओपीडी में आई है विद एमेनोरिया 7 वीक्स है, ब्लीडिंग पर वजाइना में, ओके शी इज डायग्नोस्ड विद लेफ्ट साइडेड अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मेडिकल ट्रीटमेंट विद मेथोट्रेक्सेट है। इसके बारे में क्या बात ठीक है, इंडिकेटेड इन कॉर्निवल प्रेगनेंसी। अगर सारी ऑप्शन को देख लेते हैं, अल्फा ऑप्शन है फोलिक एसिड एगोनिस्ट, नहीं है फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट होती है। बीटा है मल्टीपल इंजेक्शन, नहीं मल्टीपल इंजेक्शन में सिंगल डोज देते होते हैं 50 माइक्रोग्राम की, और बीटा एसिड चौथे 7वें 11वें और वीकली देखते होते हैं। चार्ली को देख लेते हैं, रिकरेंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिनिमम विद इट्स यूज, रिकरेंस फिर भी पॉसिबल हो सकती है, ओके। इसके बाद सक्सेस रेट इज 80%, इसका सक्सेस रेट 80% है। सक्सेस रेट यहाँ पे बुक में लिखा नहीं है कि सक्सेस रेट कितना होता है, ओके लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं है, इंडिकेटेड इन कॉन्डुअल प्रेगनेंसी यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में प्रेफरेबल होती है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, ओके 25-year-old फीमेल है, प्रेजेंट विद हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हैवी वजाइनल ब्लीडिंग है, जेस्टेशनल एमेनोरिया 9th वीक का है, अल्ट्रासाउंड में कोई फीटल कार्डिक एक्टिविटी नहीं है, यू प्लान सर्जिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आपने खुद कहा है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करो, रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम द सर्जिकल इंटरवेंशन इज, ओके तो इसने लिखा हुआ 1 in 1 लाख, ओके 1 लाख में से सिर्फ एक में होगा, ओके मुझे थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा बुक में, सर्जिकल की वजह से क्या होगा 1 in 1 लिखा हुआ है। अच्छा सर्जरी में वैसे मैंने आपको बताया था 14 वीक से पहले मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन वगैरह करते होते हैं, क्लियर, और 14 वीक्स के बाद क्या करते होते हैं, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन वगैरह करते होते हैं, ओके आई थिंक मुझे बुक वगैरह से नहीं मिल रहा, तो यही ऑप्शन लगा लेते हैं, 1 in 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख में से सिर्फ एक, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, ओके क्वेश्चन नंबर 6 वगैरह स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओके 30-year-old ग्रेविडा 3 पैरा 2 है, 9th वीक भी आई है, वजाइनल ब्लीडिंग है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो चुका है, ओके शी इनिशियली एक्सपीरियंस प्रेगनेंसी सेप्टम, लेकिन वो सारे गायब होना शुरू हो गया, इनिशियली पहले से को प्रेगनेंसी के सेप्टम आना शुरू हुए थे। शी डिनाई एनी पैसेज ऑफ एनी फीटल टिश्यू वजाइनली, ओके कोई फीटल टिश्यू पास नहीं हुआ, कोई ब्लीडिंग श्लीडिंग नहीं हुई, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोस क्या होगा, मिस कैरेज हो चुका है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिस्ट्री ऑफ 8 वीक, एक मेनोरिया, लोअर एब्डोमिनल पेन, अल्ट्रासाउंड एम्प्टी यूट्रस है, बीटा सी जी के लेवल 1600 है, तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता है। अगर 2000 से ऊपर हो तो अपने अल्ट्रासाउंड से देख सकते होते हैं अच्छे तरीके से, और 3000 से ऊपर हो तो आप किस पे देख सकते होते हैं, लाइक हम कह सकते हैं एब्डोमिनल के ऊपर, ओके। जब रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन और अल्ट्रासाउंड है, वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और एब्डोमिनल पेन भी है, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है तो इनकम्प्लीट मिसकैरेज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी साल्पिंजेक्टमी करनी होती है लैप्रोटमी से, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, वजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है, फीटल हार्ट भी है, ऑन अल्ट्रासाउंड स्कैन है, वजाइनल ब्लीडिंग भी है, एब्डोमिनल पेन भी है, तो आपका क्या आ जाएगा, ओके तो ये थ्रेट एंड मिसकैरेज है। देखो सर्वाइकल लॉस क्लोज्ड है, वजाइनल ब्लीडिंग भी हो रही है, इंट्रायूटरल प्रेगनेंसी है, फीटल हार्ट भी है, तो ये आपको किस में देखने को मिलता है, थ्रेट एंड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रट्टा मारना, फीटल हार्ट सिर्फ आपको सिर्फ थ्रेट एंड में ही देखने को मिलता है, बाकी सब में ऑलमोस्ट 0 पे गया होता है, लाइक मिस्ट में भी 9 पे होता है, इनएविटेबल में भी कोई फीटल हार्ट नहीं होता, कंप्लीट और इनकम्प्लीट में तो कुछ नजर ही नहीं आता। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग है तो 3 ही डिफरेंशियल बनते हैं, मिसकैरेज, ओके थ्रेट एंड मिसकैरेज है, या फिर मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ट्रीटमेंट ऑफ रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी और बीटा सी जी का लेवल क्या गया हुआ ये तो बहुत ज़्यादा हुआ है, ओके तो लैप्रोटमी वगैरह करनी है और साल्पिंजेक्टमी करनी है। कॉज ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, इसके अलावा एडवांस मैटरनल पैटर्नल एज, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो सकता है, बैलेंस क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन की वजह से हो सकता है, यूट्राइन एनॉमलीज की वजह से, लाइक फाइब्राइड और मैलफॉर्मेशन की वजह से देखने को मिल सकता होता है। ट्रक और चास एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिथोट्रेक्सेट होती है, 50 ग्राम की मिथोट्रेक्सेट आप देते होती है। क्या इंडिकेशन होती है मिथोट्रेक्सेट की, नंबर 1 रट्टा मार लेना, अच्छा कि पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, बीटा सी जी 3000 से कम क्या है, एडिनेक्सल मैस 4 सेंटीमीटर से कम क्या है, कोई हीमोपेरिटोनियम नहीं है, कोई फीटल कार्डिक एक्टिविटी नहीं है, और रेगुलर फॉलो अप पे करना होता है। 50 ग्राम का देते हैं, इंटरमस्कुलर देते हैं, बीटा सी जी चौथे 7वें 11वें दिन पे देते होते हैं, फिर 15% तक बीटा सी जी ड्रॉप हो जाता है चौथे और 7वें दिन के ऊपर। क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक CKD CLD आ जाएगा, एक्टिव इन्फेक्शन है, इम्यूनोडेफिशिएंसी है, ब्रेस्ट फीडिंग है, हिमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। फॉलो अप कैसे करोगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करोगे, 3 मंथ तक आपने कंसीव नहीं करना होता, सनलाइट और अल्कोहल को भी अवॉइड करना होता है, क्लियर। इसके बाद कॉज ऑफ रिकरेंट मिसकैरेज बिटवीन द 22 to 28 यानी सेकंड ट्राइमेस्टर में जब मिसकैरेजेस होते हैं वो आपको यूट्राइन एब्नॉर्मैलिटी की वजह से हो सकते हैं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मैंने बताया था इनएडिक्वेट प्लेसेंटेशन जो कि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज की वजह से हो सकती है, एनियोप्लाइडी ट्राइसोमी की वजह से, या डिफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पाइरल आर्टरीज इसकी वजह से, या रिड्यूस ट्रोफोप्लास्ट पेनिट्रेशन है। जो सेकंड ट्राइमेस्टर वाला तो रट्टा मार लेना कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की वजह से हो सकती है, सर्वाइकल वीकनेस है। नंबर 2 यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन लाइक मल्टीपल प्रेगनेंसी या पॉलीहाइड्रोमनियास है। नंबर 3 एब्नॉर्मल यूट्राइन कैविटी है लाइक फाइब्रॉइड की वजह से सेप्टेड यूट्रस है। नंबर 4 इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन। नंबर 5 इंट्रा यूट्राइन ब्लीडिंग है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर राइट साइडेड रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो लैप्रोटमी और साल्पिंजेक्टमी करना होता है। वजाइनल ब्लीडिंग है, डार्क ब्राउन कलर की है, डार्क ब्राउन कलर की ब्लीडिंग है, ये आपको मिस कैरेज में आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर, ठीक हो गया।
एनीमिस मिसकैरेज में किस तरह की ब्लीडिंग होती है? अगर वैसे यूजुअली कोई ब्लीडिंग नहीं होती, अगर होती है तो वो रिटेन डार्क ब्लड की होती है, डार्क ब्लड ब्राउन कलर की होती है। क्लियर? सही हो गया। कोई फीटल हार्ट की एक्टिविटी भी नहीं है। पॉजिटिव सर्वाइकल एक्साइटेशन, ये आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी में देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव सर्वाइकल एक्साइटेशन या सर्वाइकल टेंडरनेस, ये आपको दो कंडीशन में देखने को मिलती है, एक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, दूसरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो आपने एमनूरिया को देखना है। ठीक हो गया, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, हम कहाँ पे चले गए? सर्वाइकल मोशन टेंडनेस मिस हो गया। सर्जरी प्रेफर फॉर कंप्लीट इवैक्यूएशन ऑफ फीटस एट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, 14 वीक्स से ऊपर क्या करते हैं? डायलिटेशन और इवैक्यूएशन। 14 वीक्स से पहले क्या करते हैं? मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन करते होते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इन अबॉर्शन है, प्राइवेट क्लिनिक पे आई है, फीवर है सिंस द लास्ट 3 डेज है, तो ये क्या होता है कि आपने हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है। सबसे पहले आपने प्रोसीड विद द केस है। मेन साइन ऑफ रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी विद इंट्रापेरिटोनियल हैमरेज है, तो शोल्डर टिप पेन हो सकता है ऑन इंस्पिरेशन, एब्डोमिनल गार्डिंग, रिजिडिटी हो सकती है, हाइपोवोलेमिया आपको देखने को मिल सकता है, पैरोटिनाइटिस के फीचर है। पेशेंट है डीएनसी हुई है, फीवर हुआ है, डीएनसी हुई है मतलब क्या हुआ? कोई कॉम्प्लिकेटेड मिसकैरेज हुआ होगा, फीवर और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, तो ये क्या होता है? इनकम्प्लीट अबॉर्शन विद सेप्सिस। आई थिंक बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए? सेप्टिक अबॉर्शन आना चाहिए। पेल विजाइनल ब्लीडिंग है, सर्वाइकल ओस क्या है? ओके, ठीक हो गया। यानी ना आपको क्या देखने को मिलता होता है? ये सारा जो पूरा सिनारियो ना, इनकम्प्लीट अबॉर्शन विद सेप्सिस, आई थिंक बेस्ट आंसर होना चाहिए सेप्टिक अबॉर्शन। वजाइनल ब्लीडिंग है, सर्वाइकल ओस क्लोज्ड है, फिटल कार्डिक एक्टिविटी नॉर्मल है, तो थ्रेटन्ड मिसकैरेज है। 6 वीक का इम्नूरिया, एम्प्टी यूट्रस है, दैट मींस एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, वजाइनल ब्लीडिंग है और एब्डोमिनल पेन है, तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन में देखने को मिलता है। सर्वाइकल ओस खुला हुआ होता है, इसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस ओस में देखने को मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन और सॉरी ड्रग और चॉइस एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिथोट्रेक्सेट देते हैं, 50 ग्राम देते होते हैं। ओके, और इसकी मोस्ट कॉमन साइड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी एम्पुल ऑफ फैलोपियन ट्यूब होता है। उसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के? लाइक जो रिस्क फैक्टर होते हैं, नंबर 1 रट्टा मारना कि अगर प्रीवियस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हुआ है, इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, या सर्जरी हुई है, इससे फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। अल्टरेशन फिजियोलॉजी कैसे खराब हो सकती है? एजिंग की वजह से या स्मोकिंग की वजह से। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके अलावा IVF है, इनफर्टिलिटी है, CUICDS की वजह से देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट और चॉइस फॉर रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, इंट्रापेरिटोनियल फ्लूइड होता है, हीमोपेरिटोनियम होता है। क्लियर? शोल्डर टिप पेन होता है और इंस्पिरेशन, तो ये लेप्रोटमी और साल्पिंजेक्टमी करना होता है। अगर कोलेटरल ट्यूब एब्सेंट होता है, आपने साल्पिंजेक्टमी करना होता है। लेकिन अगर अनस्टेबल है तो आपने हमेशा साल्पिंजेक्टमी करना होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन तो आपका अपला होता है, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, इसको ल्यूपस एंटीकोगुलेंट सिंड्रोम भी कहते होते हैं। इसमें आपने क्या इस्तेमाल करना है? एस्पिरिन और लो डोज हेपरिन इस्तेमाल करनी होती है, जो कि मिसकैरेज के रेट को 50% तक कम कर देती होती है। मुंट्रोल को चॉइस फॉर अबॉर्शन इन केस ऑफ अगर 9 वीक्स से कम है तो आपने माइजोप्रोस्टोल आपने इस्तेमाल करें। माइजोप्रोस्टोल और माइफेप्रिस्टोन ये दोनों मिलाकर इस्तेमाल करते होते हैं। माइफेप्रिस्टोन पहले इस्तेमाल करते हैं, माइजोप्रोस्टोल इसके बाद इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया और हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया एक्टोपिक प्रेगनेंसी को और मिसकैरेजेस वाले टॉपिक को। ओके, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारा इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक है। ओके, तो इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक है। तो इनफर्टिलिटी वाला पहले आपको बेसिक ओवरव्यू दे दूं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। तो सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी क्या होता है? सब फर्टिलिटी होता है फेलियर टू कंसीव आफ्टर 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड ट्रायंगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, इस केस के बाद कंसीव नहीं कर पा रही तो उसको सब फर्टिलिटी कहते हैं। प्राइमरी कब लेबल करेगी? अगर कोई प्रीवियसली कोई प्रेगनेंसी नहीं है। सेकेंडरी कब लेबल करते हैं? एटलीस्ट एक प्रेगनेंसी आपको देखने को मिलती है। फिकेंडिबिलिटी क्या होती है? फिकेंडिबिलिटी ये होती है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना कंसीव कर सकता होता है। नॉर्मल 18 to 20% होता है। क्लियर? परसेंटेज ऑफ कंसेप्शन, अगर हम कंसीव करना शुरू करते हैं 6 मंथ में तो 6 मंथ में 70% तक कपल कंसीव कर जाते हैं। ओके, एक साल तक 80% तक कर जाते होते हैं। ओके, और 2 साल तक 90% होता है। 70 80 90, 70 होता है 6 मंथ में और 80 होता है विद इन 12 मंथ्स में और 90 होता है आपका 24 मंथ्स में। ओके, अब रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? ओके, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर फीमेल सब फर्टिलिटी? मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ फीमेल एज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेल एज हो सकता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से करोगे ज़्यादा चांसेस है। ओके, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी? जब इंटरकोर्स आप हर अल्टरनेट डेज पे करोगे। टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल पेरी ओवुलेटरी फेज में। ओके, सारे स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, एब्नॉर्मल BMI ये सारे सब फर्टिलिटी को कंट्रोल करता होता है। ओके, अब सब फर्टिलिटी के कॉजेज को आपने 2 में डिवाइड करना है। जब भी कोई कपल आता है आपके पास सब फर्टिलिटी वाला, पहले आपने इन्वेस्टिगेशन मेल से स्टार्ट करनी है। तो कॉजेज वगैरह, चलो पहले मेल के कॉजेज वगैरह पढ़ लेते हैं। ओके, तो जो मेल सब फर्टिलिटी होती है, मेल सब फर्टिलिटी स्पर्म्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती होती है। अब मेल सब फर्टिलिटी के क्या काज हो सकते हैं? नंबर 1 मोस्ट कॉमन काज इज एज। नंबर 2 टेस्टिकुलर काजेस के अंदर क्या होगा? अगर ऑर्काइटिस है, एपिड्यूडम ऑर्काइटिस है, टेस्टिकुलर ट्रॉमा है, मम्स है, इस केस में आपको देखने को मिल सकता है। ओके, या वेरिकोसील है, इस केस में आपको देखने को मिल सकता है। या कुछ जेनेटिक डिजीज है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइनफेलर सिंड्रोम है, पेल्विक रेडियोथेरेपी कराई है, डायबिटीज है, इसकी वजह से इंपॉर्टेंस हो सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, रेडिएशन या केमिकल एक्सपोजर की वजह से आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर? तो ये मेल सब फर्टिलिटी आ जाता होता है। और मेल सब फर्टिलिटी के लिए क्या कराते होते हैं? सीमेंट फ्लूइड एनालिसिस कराते होते हैं, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक हो गया? ओके, इसके आ जाते हैं फीमेल सब फर्टिलिटी वाले टॉपिक पर। जो फीमेल सब फर्टिलिटी है उसकी कॉजेज को आपने डिवाइड करना होता है। ओके,
मेनली आपने 3 तरह के कॉजेज आपने पढ़ने होते हैं। ओके, ओव्यूलेटरी डिजीज आ जाएगा। ओके, यानी ओवरी के डिजीज है, ट्यूब के डिजीज है, यूट्रस के डिजीज है। ओके, ओव्यूलेटरी डिजीज है तो मसला आपके हाइपोथैलेमस में पड़ा हो सकता है, पिट्यूटरी में हो सकता है, ओवेरियन में पड़ा होता है। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को आपने देखना होता है, इसकी वजह से आपको फर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। हाइपोथैलेमस में क्या हो सकता है, हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म हो सकता है, जिसको कैल्मन सिंड्रोम कहते हैं। तो ये तो हो गया हाइपोथैलेमस का। अब हम आ जाते हैं पिट्यूटरी के ऊपर। पिट्यूटरी में क्या हो सकता है, प्रोलैक्टिनोमा हो सकता है। फिर हम आ जाते हैं थायराइड के ऊपर, थायराइड में हाइपोथायराइडिज्म है। क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं ओवरी के ऊपर, ओवरी में टनल सिंड्रोम है और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, इसमें आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने बता दिया है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, और अगर किसी को ओव्यूलेटरी डिजीज है, ओवरी का कोई मसला है, तो ओवरी के डिजीज में मोस्ट कॉमन तो पीसीओएस है ना, तो आपने क्लोमिफेन सिट्रेट देना होता है। ओके, इसका सक्सेस रेट क्या होता है, 70% में ओव्यूलेशन हो जाती है और 50% कंसीव कर जाती होती है। ओके, लेकिन क्लोमिफेन सिट्रेट की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाती है। इसके अलावा अगर क्लोमिफेन सिट्रेट से ठीक नहीं हो रहा तो अपने लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करनी होती है। इसके अलावा अपने अंडरलाइन कॉजेज को ठीक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर है तो अपने पल्सेटाइल ग्लैंडोट्रोफिन देना होता है। हाइपोप्रोलैक्टिनीमिया तो अपने डोपामिन के एगोनिस्ट देने होते हैं। थायराइड के डिजीज है तो अपने हाइपोथायराइडिज्म को ठीक करना होता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब क्या मसला हो सकता है ट्यूब में, ट्यूब के क्या काज हो सकते हैं। नंबर 1, ट्यूब में रट्टा मार लेना कि एडहीरेंस होगी। ओके, फेलोपियन ट्यूब में क्या मसला हो सकता है, एडहीरेंस हो सकती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से, या पेडिक्स रप्चर हो चुका है। ओके, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है या इन्फेक्शन है, इसकी वजह से हो सकती है। क्लैमिडिया का इन्फेक्शन है, एंडोमेट्रियोसिस है, इससे ट्यूब का डिसफंक्शन हो जाएगा। ओके, और जब भी ट्यूब का डिसफंक्शन हो जाएगा, ओके, तो आप क्या करवाते होते हैं। ओके, अगर ओवरी का मसला था, ओवरी के मसले में मैंने क्या क्या कॉज बताए थे, ओवरी के मसले में आपका कलमन सिंड्रोम था, प्रोलैक्टिनोमा था, हाइपोथायराइडिज्म था, टर्नर सिंड्रोम था, इसके अलावा पीसीओएस था। और ओवरी के केस में क्या इन्वेस्टिगेशन कराते होते हैं, हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं, एलएच, एफएसएच, मिड लूटियल प्रोजेस्टेरोन, टीएसएच, टेस्टोस्टेरोन कराते होते हैं, प्रोलैक्टिन के लेवल कराते होते हैं। ओवेरियन रिजर्व को देखने के लिए और क्या कराते थे, ओवेरियन रिजर्व को कराने के लिए 2 चीजें कराते होते हैं, एएमएच और एंट्रल फोलिकुलर काउंट होती है। यहाँ का ओवेरियन रिजर्व होगा, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ट्यूब के अंदर क्या काज हो सकते हैं, ट्यूब ब्लॉकेज हो गया, एडीएन हो गया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, या फिर क्लैमिडिया के इन्फेक्शन की वजह से। अब यूट्रस में क्या मसला हो सकता है, यूट्रस में क्या मसला हो सकता है। ओके, लाइक फाइब्रॉइड आपको देखने को मिल सकते हैं, सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड होते हैं, या इंटरम्यूरल फाइब्रॉइड अगर 5 सेंटीमीटर से बढ़े, या एंडोमेट्रियम की सकानिंग होगी एशरमैन सिंड्रोम की वजह से। और एशरमैन सिंड्रोम में आपने क्या करना होता है, हिस्टीरोसाल्पिंजोग्राफी नहीं, हिस्टीरोस्कोपी करनी होती है, उससे डायग्नोस्टिक भी होती है, थेरापेटिक भी होती है, और एंडोमेट्रियल पॉलिप है। ओके, तो ये सारे कॉजेज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया होते हैं। एक कोई भी फीमेल आपके पास आती है सब फर्टिलिटी के साथ, तो आपने इसकी क्या मैनेजमेंट, क्या इवैल्यूएशन करनी होती है, या क्या मैनेजमेंट होती है। सबसे पहले क्या लोगे, हिस्ट्री लोगे। नंबर 2, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करोगे। नंबर 3, आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करोगे। सबसे पहले मेल की इन्वेस्टिगेशन कराओगे, सीमन फ्लूइड एनालिसिस करा लोगे, फिर फीमेल की कराओगे, फिर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे। स्टार्ट करके हिस्ट्री में क्या सवाल पूछोगे, हिस्ट्री के सवाल मेल में और फीमेल में कुछ सिमिलर है। नंबर 1, एज, एज जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इनफर्टिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर, ठीक हो गया। इसके बाद रट्टा मार लेना, एज है, एज दोनों में आ जाएगा। नंबर 2, ओके, कितना फ्रीक्वेंसी से कर रहे हो, कितना ड्यूरेशन है, कितना ड्यूरेशन है और कितनी फ्रीक्वेंसी से इंटरकोर्स कर रहे हो। ओके, क्वार्टर्स फ्रीक्वेंसी और कितना टाइम ड्यूरेशन है, कोई प्रीवियस प्रेगनेंसी तो नहीं हुई, ऑक्यूपेशन क्या है, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, ये दोनों में सिमिलर है। अब डिफरेंस वाला पॉइंट क्या होता है, फीमेल में आपने गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ लेनी है, जनरल गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री है, कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट तो नहीं है, और सर्वाइकल स्मीयर की अपनी हिस्ट्री लेनी होती है, थायराइड के डिजीज लाइक पीसीओएस के सिम्टम देखने होते हैं। मेल में आपने क्या पूछना होता है, टेस्टिकुलर ट्रॉमा के बारे में, मम्स मीजल के बारे में, ट्रॉमा सर्जरी के बारे में, ये सारी चीज़ें आ जाती होती है। क्लियर, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनफर्टिलिटी में जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं वो कौन सी होती है, सीमन फ्लूइड एनालिसिस कराते हैं, फिर आपने ओव्यूलेशन वाली करानी है, फिर बेस लाइन्स करानी है, फिर आपने ट्यूब पोटेंसी वगैरह को देखना होता है। ओके, मेल में क्या कराते होते हैं, एसएफए कराते होते हैं। एसएफए को मैं एक्सप्लेन करता हूँ अगले सफे के ऊपर। ओके, तो पहले पढ़ लेते हैं फीमेल्स वाली। तो फीमेल में क्या करवाते होते हैं, नंबर 1 क्या करानी है, आपने हार्मोनल प्रोफाइल कराना होता है। क्लियर, ठीक हो गया। हार्मोनल प्रोफाइल कराना होता है, वो कौन से 3 हार्मोन करा लोगे अगर साइकिल रेगुलर है। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को देखने के लिए एलएच एफएसएच करा लेते हैं। एलएच एफएसएच एंटी मुलेरियन हार्मोन कब कराएंगे, अगर साइकिल रेगुलर है। अगर साइकिल इरेगुलर है तो आपने थायराइड फंक्शन टेस्ट कराने हैं, प्रोलैक्टिन कराना है और टेस्टोस्टेरोन कराना होता है। और ओव्यूलेशन को कंफर्म करने के लिए मिड लूटियल प्रोजेस्टेरोन कराना होता है, 21 डे पे कराते होते हैं। क्लियर, सही हो गया। इसके अलावा यानी अगर इरेगुलर साइकिल है तो आपने 3 चीज़ें करानी है, थायराइड फंक्शन टेस्ट, प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन, इन तीनों के आपने लेवल्स कराने होते हैं। इसके अलावा आपने क्या कराना होता है, आपने ओवेरियन रिजर्व को देखना होता है। ओवेरियन रिजर्व को देखने के लिए 2 चीज़ें देखते हैं। नंबर 1, एक आता है एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है, और दूसरा आपका आ जाता है एंट्रल फोलिकुलर काउंट होता है। जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है ये ग्रैनुलोसा सेल से प्रोड्यूस होता है, ग्रैनुलोसा सेल से प्रोड्यूस होता है। क्लियर, व्हाट इज मेंट बाय ओवेरियन रिजर्व, ओवेरियन रिजर्व क्या होते हैं, रिमेनिंग नंबर ऑफ ओवोसाइट इन द ओवरी, द रिमेनिंग नंबर ऑफ ओवोसाइट इन द ओवरी। ओके, जो कि फर्टिलिटी को डिटरमिन करते होते हैं कि ओवरी में कितने ओवोसाइट रह गए हो गया। मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, मैक्सिमम जो होते हैं ना वो आपको 20 वीक्स में देखने को मिलते हैं। ओके, 6 से लेकर 7 बिलियन का। ओके, ठीक हो गया।
एट द टाइम ऑफ और फिर मैं बताया था टाइम ऑफ बर्थ कितने थे, 1 से लेकर 2 मिलियन थे। मिनार्की के टाइम पर 3 से लेकर ओके 4 लाख होते हैं, और मिनोपॉज पे ऑलमोस्ट 0 होते हैं। तो ओवेरियन रिजर्व को देखने के लिए हम क्या कराते होते हैं, ओके हम दो चीज़ें देखते हैं, एएमएच और दूसरा क्या होता है, एंटर फोलिकुलर काउंट होता है। और ओवेरियन रिजर्व क्या होता है, रिमेनिंग नंबर ऑफ ओवरसाइट इन द ओवरी। जो ओवेरियन रिजर्व होता है ना 35 साल के बाद कम होना शुरू हो जाता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से, सर्जरी की वजह से, कीमोथेरापी की वजह से होता है। ओवेरियन रिजर्व ये डिटरमिन करता है कि आप ईआरटी को कितना रिस्पॉन्ड करते हैं, ईआरटी में ओवरी कितना स्टिमुलेट होगा। ईआरटी क्या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक होती है। अब इसके लिए दो चीज़ें देखते हैं, एएमएच है, एएमएच ग्रानुलोसा सेल से प्रोड्यूस होता है, ओके, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में कांस्टेंट रहता होता है, इंडिपेंडेंट रहता होता है, क्लियर। दूसरा आप करते हैं एंटर फोलिकुलर काउंट होता है। एंटर फोलिकुलर काउंट ये भी क्या डिटरमिन करता होता है, ओवेरियन स्टिमुलेशन टू द ईआरटी होता है, क्लियर, सही हो गया। अगर एंटर फोलिकुलर काउंट 4 से कम है तो लो रिस्पॉन्स आएगा, अगर 16 से ज़्यादा है तो हाई रिस्पॉन्स आ जाएगा, क्लियर, ठीक हो गया। लेकिन कोई भी इनमें से परफेक्ट इंडिकेटर कोई भी नहीं होता, ठीक है। ऑलमोस्ट ये ओवरी के तो सारे खत्म हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं लाइक ट्यूब के असेसमेंट कर लेते हैं। अब ट्यूब के असेसमेंट के लिए कुछ टेस्ट वगैरह करते होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला आता है ओके इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या होगी, हिस्टीरोसाल्पिंजोग्राम होगी यूजिंग द एक्सरे। और जो डाई इस्तेमाल करते होते हैं आई थिंक मिथाइलिन ब्लू, नहीं मिथाइलिन ब्लू तो लैप्रोस्कोपी में इस्तेमाल करते हैं, ओके, ठीक हो गया, ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। लेकिन पहला है हिस्टीरोसाल्पिंजोग्राम है। हिस्टीरोसाल्पिंजोग्राम एक्सरे में, एक्सरे से करते हैं, कौन से फेस में करते हैं, फोलिकुलर फेस में करते हैं। रेडियो पैक कॉन्ट्रास्ट सर्वाइकल किनाल में डाल देते हैं, फिर हम फ्लोरोस्कोपी करते हैं यूट्रस की और फैलोपियन ट्यूब के मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए, लेकिन इसमें एक्सरे यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर एक्सरे के बजाय मैं अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल कर लूँ तो उसको बोलते हैं हिस्टीरो कॉन्ट्रास्ट सोनोग्राफी। हिस्टीरो कॉन्ट्रास्ट सोनोग्राफी 3D हिस्टीरो कॉन्ट्रास्ट सोनोग्राफी है। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, लेप्रोस्कोपी और डाइंसफ्लेशन है। लेप्रोस्कोपी डाइंसफ्लेशन जिसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपी क्रोमो परट्यूबेशन है। क्रोमो क्यों कहते हैं, मिथाइलिन ब्लू इस्तेमाल करते होते हैं, ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। इसके अलावा स्टीरियोस्कोपी भी कर सकते हैं, लेकिन लेप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड आपका, ओके। इसमें करते क्या क्या स्टेप होता है, सबसे पहले नीमोपेरिटोरियम क्रिएट करते होते हैं, फिर आपने मिथाइलिन ब्लू को यूट्राइन कैविटी में इंजेक्ट कर देना होता है। नॉर्मल टेस्ट क्या होता है, जो डाई होती है पूरे के पूरे ट्यूब को डिस्टेंड कर देती है और एब्डोमिनल कैविटी में क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। एब्नॉर्मल टेस्ट क्या होगा, डाई अगर यूट्राइन ट्यूब एम्प्टी नहीं हुई, क्लियर। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर ट्यूब बंद हुई पड़ी है, अगर एडहीजन है तो लैप्रोस्कोपी से एडहीसियोलाइसिस कर दो, डेट इज वाई लैप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड होती है। ब्लॉक ट्यूब है तो ट्यूबल सर्जरी कर लो। एंडोमेट्रियोसिस है तो एंडोमेट्रियोसिस है लेजर एक्सीजन एक्सीजन लेजर एब्लेशन है, एक्सीजन है और डायथर्मी से कर लो, एब्लेशन कर दो। फाइब्राइड है तो मायोमेक्टमी, हिस्टेक्टमी, एम्बुलाइजेशन वगैरह कर दो। ऑलमोस्ट सारा हमने पढ़ लिया, ओके। अब आ गया सीबन फ्लूइड एनालिसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। सीबन फ्लूइड एनालिसिस सबसे पहला ये करते होते हैं, मेल्स ऑफ फर्टिलिटी को देखने के लिए करते हैं। अब मेल्स ऑफ फर्टिलिटी एजिंग की वजह से हो सकती है, इन्फ्लेमेशन लाइक ऑर्काइटिस, एपिडिडिम ऑर्काइटिस की वजह से हो सकती है, टेस्टिकुलर ट्रॉमा की वजह से, वैरिकोसील की वजह से, क्लैनफेलर सिंड्रोम, डायबिटीज, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से हो सकती है। एग्जाम में आता था WHO सीमन फ्लूइड एनालिसिस वाला, इसमें जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ना वो रट्टा नहीं मारनी है आपने। अब सीमन फ्लूइड एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें होती है, सबसे पहले सीमन वॉल्यूम होता है, स्पर्म की कंसंट्रेशन होती है, स्पर्म का काउंट होता है, मोटिलिटी होती है, मॉर्फोलॉजी होती है, वाइटैलिटी होती है, पीएच होती है। अब इनकी चीज़ें रट्टा मारनी है। जो सीमन वॉल्यूम होता है 1.5 ml का होता है, ओके। स्पर्म की जो कंसंट्रेशन होती है वो 15 मिलियन तक होती है, अगर इससे कम हो जाए तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। टोटल स्पर्म का नंबर 39 तक होता है, ओके। इसके बाद रट्टा मार लेना, मोटिलिटी या 32% तक होती है, अगर मोटिलिटी कम हो जाती है इसको एस्थीनोजूस्पर्मिया कहते हैं। और इसके बाद आता है आपका मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी कितनी होती है, 4% होती है, अगर मॉर्फोलॉजी कम हो जाए तो उसको टेराटोजूस्पर्मिया कहते हैं। वाइटैलिटी है 58 तक होती है और पीएच 7.2 से ज़्यादा आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर, रट्टा मार लेना। अब सीमन फ्लूइड एनालिसिस के बारे में कुछ खास बातें आप पढ़ लेना, एसएफए के बारे में, क्लियर। और सीमन फ्लूइड एनालिसिस अब हर पेशेंट में करते होते हैं, 2 से लेकर 4 दिन का आपने एब्सटीनेंस करना है, फ्रॉम द एजैकुलेशन आपने करना होता है। और जब भी अगर आपको सीमन फ्लूइड एनालिसिस एबनॉर्मल मिले तो आपने 3 महीनों के बाद दोबारा कराना होता है, क्लियर। और अगर एबनॉर्मल एसएफए है तो आपने FSH LH टेस्टोस्टेरोन कराना होता है, कैरियोटाइपिंग करानी है फॉर रूल आउट क्लाइनफेलर सिंड्रोम। तो यानी पहले तो रट्टा मारना, एसएफए कराया, सीमन फ्लूइड एनालिसिस, इसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। सबसे पहले तो आपने सीमन का सैंपल लेना होता है, आफ्टर 2 to 4 डेज एब्सटिनेंट फ्रॉम द एजैकुलेशन है। नंबर 2, सैंपल लेते वक्त आपने क्या करना है, हैंड्स को वॉश करना और पीनस को वॉश करना थ्रू द सोप। नंबर 3, ब्लड को एम्प्टी करना होता है। नंबर 4, आपने कंप्लीट इजैकुलेट को कलेक्ट करना होता है। नंबर 5, जो आपने सैंपल की एनालिसिस आपने 1 घंटे में कर लेनी होती है, क्लियर। और सैंपल आप मास्टरबेशन से ले सकते हो या सेक्सुअल इंटरकोर्स विद सिलिकॉन कॉन्डम वगैरह इससे ले सकते होते हैं। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी का एसएफए एब्नॉर्मल आ जाता होता है, सीमन फ्लूइड एनालिसिस एब्नॉर्मल आ जाता है, मेरे ख्याल से अगले सफ़े पे लिखा हुआ है, ओके। तो आपने क्या करना होता है, आपने 3 महीनों के बाद दोबारा रिपीट करना होता है। क्यों, क्योंकि वायरल इंसल्ट वगैरह हो सकती है। अगर 3 महीनों के बाद भी एब्नॉर्मल है तो आपने FSH LH टेस्टोस्टेरोन के बराबर कराना होता है, कैरियोटाइपिंग करानी है क्लाइनफेलन को रूल आउट करने के लिए, और सिस्टिक फाइब्रोसिस की अपने स्क्रीनिंग वगैरह करनी होती है, क्लियर, ठीक हो गया।
ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, और अगर किसी का पुअर सीमन फ्लूइड एनालिसिस है, लाइक अगर किसी का ओलिगोस्पर्मिया कब लेवल करता है ना 15 मिलियन पर एमएल से कम हो जाता है। ओके, कंसंट्रेशन 15 मिलियन से कम हो जाती है। अब आपने इसको 3 में डिवाइड करना है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है। माइल्ड में क्या होता है 10 से लेकर 15 होता है। मॉडरेट में क्या होता है ओके 5 से लेकर 10 तक होता है। और सीवियर में क्या होता है 5 से कम हो जाता है। अगर किसी को माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया, तो इस केस में क्या मैनेजमेंट होती है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करनी है प्लस माइनस एफएसएच आपने करना होता है। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन का क्या मतलब होता है, जो प्यूरिफाइड सैंपल होता है स्पर्म का, उसको यूट्रस में डाल देते हैं एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। उसका सक्सेस रेट कितना होता है 10 से लेकर 20% तक होता है। ओके, रट्टा मार लेना। क्लोमिफेन सिट्रेट का मैंने कितना बताया था, 70% में ओव्यूलेशन हो जाती है, 50% कंसीव कर जाती है। इसका 10 से लेकर 20% होता है। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, और आप एफएसएच के साथ मिला के दे दोगे तो सक्सेस रेट बढ़ जाता होता है। ठीक हो गया, क्योंकि एफएसएच ना फॉलिकल के स्टिमुलेशन करवा देता होता है। फिर आपने ऑलमोस्ट सेम स्टेप्स होते हैं। इसकी क्या इंडिकेशन होती है, अगर किसी को माइल्ड मेल सफर्टिलिटी है, या क्वाइटस नहीं कर पा रहा, या माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है, इस केस में आपने करना होता है। अगर किसी को मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया है, मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है 5 से लेकर 10 होता है मिलियन, तो इस केस में आपने आईवीएफ करना होता है। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कब करते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? एग्जाम में इंडिकेशन आ सकती है। नंबर 1, अगर मेल फैक्टर्स ऑफ फर्टिलिटी है, अगर मेल फैक्टर्स ऑफ फर्टिलिटी मॉडरेट वाली है, इसमें आपने करना होता है। इसके अलावा आप आईवीएफ में ना 2 चीज़ों को बाईपास कर रहे हैं, एक तो ट्यूबल डिजीज को, एक ट्यूब को बाईपास कर रहे हैं, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि दूसरा आप ओवरी को बाईपास कर रहे होते हैं। यानी एक बात रट्टा मार लेना, अगर किसी को मॉडरेट मेल सब फर्टिलिटी है, उस केस में आप आईवीएफ करोगे, या किसी को ट्यूब का डिजीज है, एंडोमेट्रियोसिस है, या ओवुलेशन इंडक्शन फेल हो चुकी है। ओवुलेशन इंडक्शन किससे करते थे, क्लोमिफेन सिट्रेट वगैरह से करते थे। अगर क्लोमिफेन सिट्रेट से रेजिस्टेंस हो तब क्या यूज़ करते थे, एरोमेटेस इनहिबिटर एरोमेटेस इनहिबिटर इस्तेमाल करते थे, मेटफॉर्मिन इस्तेमाल करते थे, जीएनआरएच वाला हम इस्तेमाल करते थे। ठीक हो गया। अगर ओवुलेशन इंडक्शन फेल हो चुका है, एंडोमेट्रियोसिस है, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, इस केस में आपने आईवीएफ करना होता है। अब जो आईवीएफ की जो सक्सेस रेट होती है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। ओके, नंबर 1 है मैटरनल एज, 35 साल से ऊपर हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अगर 35 साल को आपने देखना होता है, अगर 35 साल से नीचे है तो उसका सक्सेस रेट 40 से लेकर 45 का होता है, लेकिन अगर 40 साल से ऊपर है तो 15% का हो जाएगा। ओके, 35 साल से नीचे है, ओके 35 साल से नीचे है तो 35 40 45, 35 40 45, यानी इसका सक्सेस रेट 40 से लेकर 45 हो जाएगा। और अगर 40 साल से ऊपर है तो 15% का आपने रट्टा मार लेना। इसके अलावा प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन से कम हो जाती है, नो प्रीवियस प्रेगनेंसी, अगर कोई पहले कोई प्रीवियस प्रेगनेंसी नहीं हुई थी, आईवीएफ फेल हो चुका है, हाई एज है, स्मोकिंग करती है, बीएमआई ज़्यादा है, इस केस में आईवीएफ के फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्लियर, एग्जाम में आपसे आईवीएफ के स्टेप्स अगर पूछे जा सकते हैं तो आईवीएफ के क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करनी है, पिट्यूटरी की डाउन रेगुलेशन करनी होती है। वो कैसे करोगे, जीएनआरएच एगोनिस्ट दे दोगे नॉन पल्सेटाइल फॉर्म में, या जीआरएच एंटागोनिस्ट इस्तेमाल करोगे। ओके, नंबर 2 आपने ओवरी को स्टिमुलेट करवाना होता है। कैसे करोगे, गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शन वगैरह दे दोगे। ओके, और और अल्ट्रासाउंड करोगे। अल्ट्रासाउंड पे आपने फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को देखना होता है, एटलीस्ट आपने 15 फॉलिकल्स की रिक्रूटमेंट करानी होती है। क्लियर, और ये देखने के लिए कि ओवरी का क्या रिस्पॉन्स है स्टिमुलेशन पे, तो आप क्या करवा लोगे, सीरम एस्ट्राडायोल करा लोगे और टीवीएस करा लोगे। टीवीएस में एंडोमेट्रियम थिन हो जाएगा और अल्ट्रा एस्ट्राडायोल का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले स्टेप पे क्या था, पिट्यूटरी डाउन रेगुलेशन है। दूसरे स्टेप पे ओवेरियन स्टिमुलेशन है, गोनाडोट्रोपिन दिया, 15 फॉलिकल्स को रिक्रूट किया, ओवेरियन रिस्पॉन्स को देखा अल्ट्रासाउंड से और एस्ट्राडायोल से। नंबर 3 आपने प्री मैच्योर ओव्यूलेशन को इनहिबिट करना होता है, उसके लिए आप जीएनआरएच एनालॉग इस्तेमाल करोगे। फिर आपने ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करना होता है बीटा एससीजी से। फिर आपने ओवोसाइट को कलेक्ट करना होता है। क्लियर, कैसे कलेक्ट करोगे आप, अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल एस्पायरेशन से कलेक्ट करोगे, ऑलमोस्ट 36 आवर्स आफ्टर द बीटा एससीजी ट्रिगर, यानी 36 आवर्स के बाद देते होते हैं। इसके बाद फर्टिलाइजेशन वगैरह करोगे। ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना 2 तरह की फर्टिलाइजेशन वाला स्टेप है, इसको इंसेमिनेशन भी कहते होते हैं। ये वो स्टेप है जिसमें स्पर्म्स को ओवोसाइट से मिक्स कर सकते हैं। इसी स्टेप पे आप आईवीएफ भी कर सकते हैं, कन्वेंशनल आईवीएफ है। कन्वेंशनल आईवीएफ का मतलब है कि क्या करोगे आप, 1 लाख स्पर्म्स ना आप एक एग की पैट्री डिश में मिक्स कर दोगे। ओके, जबकि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या होता है, एक इंडिविजुअल स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवोसाइट, इसको बोलते हैं इक्सी। ओके, इक्सी भी आईवीएफ के जरिए कर सकते होते हैं। क्लियर, जो फर्टिलाइजेशन रेट होता है आईवीएफ का 60% और इक्सी का 70% तक होता है। क्लियर, और एज का मैंने बताया था, एज में जो सक्सेस रेट था, अगर 35 साल से नीचे है तो 40-45 का, और अगर 40 साल से ऊपर है तो 15% था। फिर आपने एम्ब्रियो को क्या करना होता है, आपने ओके एम्ब्रियो को वापस यूट्रस में डालना होता है। खास तौर पर डे 5 पे अगर ज़्यादा डालोगे ना तो ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा, दूसरे तीसरे 5वें दिन पर डाल सकते हो, लेकिन डे 5 पे डालोगे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। फिर एम्ब्रियो को आपने एम्ब्रियो को या लाइक आपने नंबर बना के यानी एम्ब्रियो को वैसे आपने इंक्यूबेटेड आपने करनी होती है। फिर आपने यूट्रस डालना होता है 5 दिन की डेवलपमेंट तक, यानी 5 दिन तक आपने डेवलपमेंट करानी है, फिर आपने इसको यूट्रस में डाल देना होता है। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, नॉर्मली हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते होते हैं ताकि मल्टीपल प्रेगनेंसी ना हो। फिर ल्यूटियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन से देते होते हैं क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम तो है नहीं, और प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेंगे 14 डेज के बाद। ओके, तो क्या क्या स्टेप्स है, पिट्यूटरी की डाउन रेगुलेशन करती, ओवरी की आपने ओवरी की स्टिमुलेशन कर दी होती है, 2 हफ्ते पे आप करते होते हैं इनहिबिशन ऑफ प्री मैच्योर ओव्यूलेशन, बीटा एससीजी का ट्रिगर दिया, एग की कलेक्शन आपने कर दी, सिडेशन से इंसेमिनेशन या एक्सी करते
होते हैं, फर्टिलाइजेशन को डे 1 पे चेक करते होते हैं, ओके, कल्चर करते होते हैं 5वें दिन तक बेस्ट रिजल्ट आता है, एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है, ल्यूटियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है 2 हफ्ते पर, प्रोजेस्टेरोन वगैरह पर, और प्रेगनेंसी टेस्ट आपने 2 हफ्ते के बाद कराना होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवीएफ? तो आईवीएफ हो या जो मर्जी असिस्टेड कंसेप्शन हो, इसमें सेम कॉम्प्लिकेशन होती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, एटॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो सकता है। 1 से लेकर 3% केसेस में देखने को मिलता है। एब्डोमिनल पेन होता है, साइटिस होता है, कोआगुलोपैथी होता है, पल्मोनरी एडिमा आपको देखने को मिलता है। ओके, मल्टीपल ओवेरियन फॉलिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। प्रिवेंशन कैसे करोगे? लो डोज स्टिमुलेशन करोगे ओवरी की, गोनाडोट्रोपिन से लो डोज स्टिमुलेशन करोगे, अल्ट्रासाउंड से फॉलिकल्स की मॉनिटरिंग करोगे, और साथ में क्या करोगे? GnRH एंटागोनिस्ट इस्तेमाल कर लोगे एज कम्पेयर टू एगोनिस्ट। तो GnRH एंटागोनिस्ट है, फॉलिकल्स है, ओके, और लो डोज स्टिमुलेशन आपने करनी होती है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये सारे स्टेप्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, अब हम मैनेजमेंट वगैरह पे आ जाते हैं। क्लियर, व्हाट आर द अल्ट्रासोनोग्राफिक फीचर ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम? और पीसीओएस में क्राइटेरिया होता है जिसको बोलते हैं रोटरडम्स क्राइटेरिया होता है। रोटरडम्स क्राइटेरिया में क्या होता है? ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया होता है, क्लिनिकल या बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजनिज्म देखने को मिलती है, और अल्ट्रासाउंड में आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज देखने को मिलती है। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में 25% में तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज देखने को मिल सकती है। अब उस पॉलीसिस्टिक ओवरीज की क्या खास बात होती है? नंबर 1, रट्टा मारना कि 8 या 8 से ज़्यादा सब कैप्सुलर फॉलिकुलर सिस्ट होनी चाहिए। ओके, लेस देन और इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, नंबर 1 तो ये रट्टा मार लेना। नंबर 2, ओवेरियन स्ट्रोमा ज़्यादा होगा। नंबर 3, 10 ml से क्या होगा? ओवरी का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर, ऑलमोस्ट ये पॉइंट आपने रट्टा मार लेने होते हैं। क्लियर, इसके बाद आप क्या पीसीओएस में क्या ट्रीटमेंट होता है? फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के लिए आप सीओसीपी देते हो, साइक्लिक और ओरल प्रोजेस्टेरोन देते हो, और अगर आपने फर्टिलाइजेशन को इंड्यूस करना होता है तो क्या इस्तेमाल करते हैं? क्लोमिफेन सिट्रेट वगैरह इस्तेमाल करते होते हैं, और सर्जरी में लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग वगैरह इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। अब एग्जाम में ना क्लोमिफेन सिट्रेट के बारे में आपसे पूछा जा सकता होता है। क्लोमिफेन सिट्रेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये एंटी ईस्ट्रोजेनिक ड्रग होती है। ये क्या करती होती है? ये ना हाइपोथैलेमस के ऊपर और पिट्यूटरी के ऊपर, खासतौर पिट्यूटरी पर ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती होती है। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा? ये ना जो फीडबैक लूप, यानी ये क्या करती है? FSH-LH की फीडबैक इनहिबिशन को डिक्रीज कर देती होती है, जिसकी वजह से क्या होगा? ओके, जिसकी वजह से क्या होगा? FSH-LH की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, वो ओवरी को स्टिमुलेट करना शुरू कर देते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये रट्टा मार लेना। ठीक होगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक द फीडबैक लूप ऑफ ईस्ट्रोजन, जिसकी वजह से गोनाडोट्रोपिन की रिलीज ज़्यादा होती है, और FSH-LH ज़्यादा प्रोड्यूस होकर वो ज़्यादा रिक्रूटमेंट करा देते होते हैं। 70% फीमेल में ओव्यूलेशन होती है, 50% कंसीव कर जाती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, जबकि IVF का, और हमने उसका पढ़ा था, IVF में 60% और ICSI में 70% था, और एज वाइज मैंने बताया था अगर 35 साल से नीचे है तो 40-45 था, 40 साल से ऊपर है तो 15% रट्टा मार लेना। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी बता दिया, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, इसमें 12% तक मल्टीपल प्रेगनेंसी आपको देखने को मिल सकती होती है। ओके, अल्ट्रासाउंड से आपने मॉनिटरिंग करनी होती है। अगर ये फेल हो जाता तो आपने लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करनी होती है। इन केस ऑफ अगर कोई हाइपोथैलेमस का एनोवुलेटरी डिजीज है तो आपने इंजेक्टेबल गोनाडोट्रोपिन आपने इस्तेमाल करनी होती है। और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर क्लोमिफेन से रेजिस्टेंट है, अगर क्लोमिफेन से रेजिस्टेंस है तो आप मेटफॉर्मिन इस्तेमाल कर सकते हैं, एरोमेटेस इनहिबिटर इस्तेमाल कर सकते हैं, इंजेक्टेबल गोनाडोट्रोपिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते होते हैं। ओके, ऑलमोस्ट सारा अच्छे से फिनिश कर दिया। ओके, इसके बाद ट्यूबल ब्लॉकेज है। जब भी ट्यूब ब्लॉक होती है आपने क्या करना होता है? आपने ट्यूबल ब्लॉक के लिए हमेशा क्या करना होता है? IVF वगैरह करना होता है। ओके, क्या करना होता है? आपने हमेशा IVF वगैरह करना होता है। अब IVF में अपने रट्टा मार लेना, यहाँ पे इसने ट्यूब के ब्लॉकेज को 3 में डिवाइड किया, प्रोक्सिमल ब्लॉक, मिड सेगमेंटल, और आपका आ जाएगा डिस्टल ब्लॉक है। डिस्टल वाला मतलब ओवरी वाला। जो प्रोक्सिमल वाला ब्लॉक होता है इसमें आपने, यानी अगर कॉर्नो अगर ब्लॉक हो गया तो इस केस में क्या होता है? इनिशियली स्टेप आपने क्या करना है? हिस्टेरोस्कोपी लेनी है, वहाँ से कैनुला पास करना है, और लैप्रोस्कोपिक कीमोपर्ट्यूबेशन करनी है। लेकिन अगर सीवियर है तो आपने क्या करना? IVF वगैरह करनी होती है। क्लियर, अगर ब्लॉक मिड सेगमेंटल लेवल पे तो आपने ट्यूब की माइक्रो सर्जरी करनी है, और फिर आपने IVF करना होता है। अगर डिस्टल ब्लॉकेज है लाइक फिम्ब्रियाई के लेवल पे है, अगर माइल्ड है तो फिम्ब्रियोप्लास्टी, अगर सीवियर है तो आपने IVF करनी होती है। क्लियर, ये ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद सारा ट्रीटमेंट सारा एक्सप्लेन किया हुआ, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलमोस्ट। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है जो मैंने एक्सप्लेन ना की हो इस पूरे चैप्टर में। क्लियर, इसके अलावा गैमिट डोनेशन एक गिफ्ट होता है, एक जिफ्ट होता है। गैमिट डोनेशन किस केस में करते हैं? अगर कोई टर्नर सिंड्रोम है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर है कि कोई भी फॉलिकल नहीं बचा, ओल्डर फीमेल है, या जिसके रिपीटेड IVF है, इसमें आपने गैमिट की डोनेशन करनी होती है। डोनर इंसेमिनेशन, किसी और का स्पर्म ले लिया एग को इंसेमिनेट करने के लिए, ये कब देते होते हैं? जब किसी मेल में एजोस्पर्मिया है। ओके, ठीक हो गया। ओके, या फिर कोई हंटिंगटन डिजीज़ है, HIV है, या वुमन विद नो मेल पार्टनर तो किसी और से स्पर्म ले लेगी, या एजोस्पर्मिया है। ओके, सीवियर एजोस्पर्मिया है। ओके, या एस स्पर्मिया भी लेबल कर सकते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया।
ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। तो ऑलमोस्ट इनफर्टिलिटी वाला चैप्टर हो गया। इसके अलावा एक होता है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस होता है। प्री इम्प्लांटेशन में जब हम आईवीएफ कर रहे होते हैं ना, एम्ब्रियो को क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसी वक्त हम जेनेटिक डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया, ओके। इससे ना डिजीज का रिकरेंस वगैरह कम हो सकते होते हैं। इसमें जो बायोप्सी लेते हैं वो क्लीवेज की स्टेज पे लेते हैं, तब क्लीवेज होती है एम्ब्रियो की, तब बायोप्सी लेके और आप पीसीआर वगैरह करा लोगे, पीसीआर या फिश वगैरह इस्तेमाल कर लोगे। क्या इंडिकेशन होती है? ऐसे कपल्स जिनमें एक्सीलेंट क्रोमोसोमल डिजीज है, ओके, जिसमें आप पीजीडी करोगे, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक, कब यूज़ करोगे? अगर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है, ओके, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या एक्सीलेंट रिसेसिव है, या लेकिन सेक्स सिलेक्शन तो इलीगल होती है। तो क्या कब करोगे? अगर कोई क्रोमोसोमल डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्सीलेंट रिसेसिव है, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन कभी नहीं करनी। और कब करते हैं? प्री इम्प्लांटेशन गैमेट डायग्नोसिस है, कब करते हैं? क्लीवेज स्टेट, जब क्लीवेज स्टेज आ जाती है तब करते होते हैं। इसके अलावा पीसीआर और फिश वगैरह कर लेंगे जेनेटिक डायग्नोसिस को स्टार्ट करने के लिए। गैमेट की डोनेशन कब करते हैं? टनर सिंड्रोम में, फ्रिजाइल सिंड्रोम में, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में, ओल्डर फीमेल में, या जिसके आईवीएफ फेल हो चुके हैं। डोनर इंसेमिनेशन कब करते हैं? जब मेल में हंटिंगटन डिजीज है, एचआईवी है, एजोस्पर्मिया है, या फिर कोई मेल पार्टनर वगैरह अवेलेबल नहीं है। ओके, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया मैंने सारा। इसके बाद एंडोमेट्रियोसिस वाला और एडिनोमायोसिस वाला टॉपिक है। ओके, एंडोमेट्रियोसिस वाला और एडिनोमायोसिस वाला टॉपिक है, मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ से। ओके, एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस वाला, इन दोनों का डिफरेंस मैं बता देता हूँ। एंडोमेट्रियोसिस का और एडिनोमायोसिस का क्या डिफरेंस होता है? एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है? जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है नॉर्मल यूट्राइन कैविटी से बाहर पड़ा होता है, 10 से लेकर 15% प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। जो एडिनोमायोसिस होता है इसको इंटरनल एंडोमेट्रियोसिस भी कहते हैं। इसमें जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड, एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा, ये आपको मायोमीटर में देखने को मिलता होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, जो एंडोमेट्रियोसिस वाली फीमेल होती है वो इनफर्टाइल होती है, नली पैरस होती है, जो कि एडिनोमायोसिस वाली होती है ये मल्टी पैरस होती है। जो एडिनोमायोसिस होता है ये आपको 30s में अफेक्टेड करता है, जबकि एडिनोमायोसिस अर्ली 40s में या लेट 30s वाले को अफेक्ट करता होता है। क्लियर, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना। बाकी दोनों के अंदर आपको क्या मिलेगा? दोनों में स्कैंडर्ड डिस्मेनोरिया होता है, दोनों में आपको डिस्पैरूनिया आपको देखने को मिलेगा, लेकिन रट्टा मार लेना हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती होती है किसमें? एडिनोमायोसिस में देखने को मिलती है। इसके अलावा एडिनोमायोसिस में क्या होगा? यूट्रस की जब एग्जामिनेशन करोगे ना, यूट्रस के एग्जामिनेशन में आपको डिफरेंट फाइंडिंग देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल एडिनोमायोसिस में सिमेट्रिकली इनलार्ज यूट्रस होगा, रेगुलर सॉफ्ट टेंडर यूट्रस होगा, दिस इज कॉल्ड हेल्बाम साइन। क्लियर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। बाकी ट्रीटमेंट में आपको टॉपिक में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंडोमेट्रियोसिस वाला। एंडोमेट्रियोसिस को बोलते हैं एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी होता है। ओके, और ये आपको रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में देखने को मिलता है, 10 से लेकर 15% की रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में देखने को मिलता है एंडोमेट्रियोसिस। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। क्लियर, इसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट ये ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है। अब इसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज होती है। फॉर एग्जांपल सिम्पसन इम्प्लांटेशन थ्योरी, मेयर्स मेटाप्लास्टिक थ्योरी, वैस्कुलर और लिम्फेटिक वेसल थ्योरी है, और चौथा आ जाएगा जेनेटिक और इम्पेयर्ड इम्यूनिटी थ्योरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है सिम्पसन इम्प्लांटेशन थ्योरी, जिसको रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। ये थ्योरी ये कहती है कि रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन पास होती है, जिसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब पर चली जाती है और पेल्विक पेरिटोनियम में चली जाती है। तो सिम्पसन वाली तो इम्प्लांटेशन वाली है, मेयर्स वाली मेटाप्लास्टिक वाली है, कि इसमें क्या होता है कि कोई हार्मोनल स्टिमुलस या इन्फ्लेमेशन हुई जिसकी वजह से मेटाप्लेजिया हो गया, किसका? सिलोमिक एपिथेलियम का। वास्कुलर और लिम्फेटिक थ्योरी को हेल्बाम थ्योरी कहती है, और जो इम्पेयर्ड इम्यूनिटी वाली है इसको डिमोस्की थ्योरी कहते होते हैं। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ एंडोमेट्रियोसिस? तो क्या फीचर आपको देखने को मिलता है? सबसे पहले हिस्ट्री, फिर एग्जामिनेशन, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर ट्रीटमेंट वगैरह। ओके, तो आपको क्या हिस्ट्री में क्या देखने को मिलता है? हिस्ट्री में आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया देखने को मिलेगा। रट्टा मार लेना, किस तरह का पेन होता है? नॉन कोलिकी साइक्लिकल नॉन कोलिकी क्रोनिक पेल्विक पेन आपको देखने को मिलता है। एट द टाइम ऑफ मेंसेस स्टार्ट हो जाता होता है, और ये नॉन कोलिकी पेन आपको देखने को मिलता है। ओके, सिम्पटम ना मेंसेस से तकरीबन 1-2 दिन पहले स्टार्ट हो जाते हैं, और उस वक्त तक रहते हैं जब तक मेंसेस एंड ना हो जाए। क्लियर, इसके अलावा क्रॉनिक नॉन साइक्लिक पेल्विक पेन आपको मिलता है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया आपको देखने को मिलता है, कभी कभार हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। सिवियर साइक्लिकल नॉन कोलिक पेल्विक पेन रिस्ट्रिक्टेड टू द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, लाइक मेंसेस से कुछ दिन पहले, जब तक मेंसेस खत्म नहीं हुए तब तक रहता होता है। लो बैक पेन हो सकता है, डीप डिस्पेरोनिया हो सकता है। रट्टा मार लेना, जो क्रॉनिक पेल्विक पेन होता है ना, वो रिलेटेड होता है डेप्थ ऑफ लियन पर। ओके, डेप्थ ऑफ लियन पर डिपेंड करता होता है। बाकी लो बैक पेन हो सकता है, डीप डिस्पेरोनिया होगा, इसका मतलब है अगर एंडोमेट्रियोसिस पाउच ऑफ डगलस पे है तो डीप डिस्पेरोनिया आपको देखने को मिलेगा। डिस्चीजिया का क्या मतलब है? पेन और डेफिकेशन, इसका मतलब है पाउच ऑफ डगलस के अंदर नेजल डेपोजिट हो गया तो साइक्लिकल एपिस्टेसिस होगी, रेक्टल डेपोजिट है तो रेक्टल ब्लीडिंग होगी, और साइक्लिकल हीमाचूरिया तो उसका मतलब यूरिनरी ट्रैक में चला गया। ओके, और 30 to 40 केसेस में ये इनफर्टिलिटी करा देता होता है। क्लियर, सही हो गया। ये तो था हिस्ट्री। अब इसके बाद एग्जामिनेशन पे आ जाते होते हैं। एग्जामिनेशन पे क्या मिलेगा? एग्जामिनेशन पे आपको थिकनिंग आपको क्या मिलेगा एग्जामिनेशन के अंदर? ओके, ठीक हो गया। एग्जामिनेशन में क्या मिलता होता है? नंबर 1 थिकनिंग और नोडुलैरिटी ऑफ यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, इसकी थिकनिंग और नोडुलैरिटी आपको देखने को मिलता होता है। नंबर 2 पाउच ऑफ डगलस, इसमें टेंडनस देखने को मिलेगी। टेंडनस का मतलब एंडोमेट्रियोसिस आ गई है। फिक्स्ड रिट्रोवर्टेड यूट्रस आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, पेल्विक टेंडनस देखने को मिलती है। रेक्टोवेजाइनल नोड्यूल्स आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, सही हो गया। लेकिन ये जो
जब भी आपको, अच्छा मैं आप दोबारा बता देता हूँ पहले, फिर मेरे को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला था। थिकनिंग और नॉडुलैरिटी ऑफ यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है। नंबर 2 टेंडरनेस इन द पाउच ऑफ डगलस है। नंबर 3 फिक्स्ड रिट्रोवर्टेड यूट्रस होता है। ओके, और एडिनेक्सल मैस आपको देखने को मिलता है। लेकिन एक और बात रट्टा मार लेना, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी ऑफ यूट्रस होता है, यूट्रस की मोबिलिटी खत्म हो जाती है। नंबर 1 पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। नंबर 2 यूट्राइन यूट्रस का, ओवेरियन का या सर्विस का कैंसर है। इन तीनों में आपको क्या देखने को मिलती होती है, लाइक मोबिलिटी खत्म हो जाती है यूट्रस की। दैट इज वाई आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना होता है। क्लियर? तो हो गया इन्वेस्टिगेशन वाला, हिस्ट्री आ गया, एग्जामिनेशन हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन पे आ जाते हैं। ओके, जो बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है वो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होती है। इसके अंदर आपको क्या मिलता होता है, इसमें आपको एंडोमेट्रियोमास या चॉकलेट सिस्ट मिलती होती है। क्लियर? या किसिंग ओवरीज वगैरह देखने को मिलती होती है। क्लियर? ठीक हो गया। इसके बाद एमआरआई करा लोगे। एमआरआई कौन से लीजन को डिटेक्ट करेगा, अगर लीजन 5 मिलीमीटर से ऊपर की है, खासतौर पर रेक्टोवेजाइनल सेप्टम के अंदर होती है, और ये प्लानिंग के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। जो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है वो आपकी कौन सी होती है, लैप्रोस्कोपी होती है। सबसे बेस्ट आपकी ये लैप्रोस्कोपी होती है। लैप्रोस्कोपी में आपको किस तरह की लीजन मिल सकती है, रेड लीजन हो सकती है, पकड़ ब्लैक मैच स्टिक लीजन आपको देखने को मिल सकती है, या व्हाइट फाइब्रस लीजन मिल सकती है। यानी रेड हो सकती है, ब्लैक मैच स्टिक लीजन हो सकती है, या व्हाइट फाइब्रस लीजन हो सकती है। रेड मैच स्टिक या व्हाइट फाइब्रस लीजन देखने को मिल सकती है। अब लेप्रोस्कोपी के क्या एडवांटेज होते हैं, लेप्रोस्कोपी के एडवांटेज है कि इससे आप लीजन ना लीजन उसके आप बायोप्सी कर सकते हैं फॉर हिस्टोलॉजिकल कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस है। इसके अलावा आप यानी आप बायोप्सी भी ले सकते हैं, और इसके अलावा आप लेजर अब्लेशन, एक्सीजन, डायथर्मी सब उड़ा भी सकते होते हैं। क्लियर? और डिजीज़ की आप स्टेजिंग वगैरह भी कर सकते होते हैं, और ट्यूब की पोटेंसी भी दे सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस होते हैं लेप्रोस्कोपी के। क्या क्या होते हैं, नंबर 1 बायोप्सी ले सकते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल कंफर्मेशन के लिए। ओके, क्योंकि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो हिस्टोपैथोलॉजिकल आ जाएगा। क्लियर? वैसे कुछ बुक कहती है गोल्ड स्टैंडर्ड लैप्रोस्कोपी है, जैसे अली रजा भाई ने लिखा हुआ गोल्ड स्टैंडर्ड हिस्टोपैथोलॉजी है। लेकिन 10 टीचर कहता है कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है ना, ओके, आपकी लैप्रोस्कोपी होती है। तो लैप्रोस्कोपी क्यों है, नंबर 1 बायोप्सी ले लेंगे हिस्टोपैथोलॉजिकल सेक्शन के लिए। नंबर 2 ओके, सर्जरी कर सकते हैं, डायथर्मी एक्सीजन कर सकते हैं। नंबर 3 डिजीज़ की स्टेजिंग कर सकते हैं। नंबर 4 पोटेंसी ऑफ फैलोपियन ट्यूब दे सकते हैं। इसके अलावा CA-125 ये भी हम करा सकते होते हैं। और फर्टिलिटी 30 to 40 केसेस में आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? सही हो गया? इनफर्टिलिटी आपको देखने को मिलती होती है। ओके, ये सारा मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, इन्वेस्टिगेशन हो गया, हिस्टोपैथोलॉजिकल हो गया, ये सारा ऑलमोस्ट मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थ्योरीज भी एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इनफर्टिलिटी इन केस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में इनफर्टिलिटी कैसे होती है, तो इसके कुछ मैकेनिज्म होते हैं। नंबर 1, ये मेरे ख्याल से सवाल आगे आएगा। ओके, ये यहाँ पे सवाल आ गया। ओके, इनफर्टिलिटी ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस है। नंबर 1 ओवेरियन फंक्शन को खराब करके, ट्यूबल फंक्शन को खराब करके, कोइटस की फ्रीक्वेंसी को कम करके कर सकता होता है, और स्पर्म के फंक्शन को खराब कर सकता है। अब ओव्यूलेटरी फंक्शन को खराब कर देगा, इसका मिमोनिक होता है मेल। ओके, यानी सबसे पहले क्या होगा, ओवोसाइट मैच्योरेशन डिफेक्ट होगा, ओवोसाइट मैच्योर नहीं हो पाएंगे। अगर मैच्योर हो भी गए तो एन ओव्यूलेटरी होगी, एन ओव्यूलेशन होगी, यानी फिम्ब्रिया इसको पिकअप नहीं कर पाएंगे। ओके, नंबर 3 अगर फिम्ब्रिया पिकअप कर लेगा तो उसकी ल्यूटियोलाइसिस हो जाएगी, या फिर ल्यूटिनाइज क्रॉनिक, यानी सबसे पहले मैच्योरेशन डिफेक्ट हो गया। एक दूसरे पे आपने रट्टा मारना है कि एन ओव्यूलेशन है, एन ओव्यूलेशन और ए से अल्टर्ड प्रोलैक्टिन रिलीज है। एल से क्या हो जाएगा, ल्यूटियोलाइसिस या प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा की वजह से हो सकती है, या ल्यूटिनाइज अनरप्चर्ड फोलिकल सिंड्रोम हो सकता है, और ई से एंडोक्राइनोपैथी है। ये था ओवेरियन फंक्शन। ट्यूब पे क्या हो सकता है, ट्यूब की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों खराब कर देगी, लाइक ट्यूब ना फिम्ब्रियाई पिकअप नहीं कर पाएगी, या मोटिलिटी खराब हो जाएगी। कोइटल फंक्शन में क्या होगा, जब डीप डिस्पोरोनिया होगा तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करेगी, स्पर्म के फंक्शन को खराब कर देगी, लाइक कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती है जो कि स्पर्म को इनएक्टिवेट कर देती है, या मैक्रोफेजेस होते हैं वो स्पर्मेटोजोआ को खा जाते होते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर हो सकता है, या तो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, इम्यून रिएक्शन की वजह से, या ल्यूटियल फेस डेफिशिएंसी की वजह से। क्लियर? ठीक हो गया, ऑलमोस्ट सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब हम इसका ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करते होते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, मेन ट्रीटमेंट है अपने पेन को कम करना होता है। क्लियर? और अपने मेंसेस को अपने स्टॉप कर देना, क्योंकि कोई भी चीज़ मेंसेस को अगर रोकेगी तो पेन भी रुक जाएगा। ठीक है? तो क्या क्या स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एनसेड स्टार्ट करते हैं डिस्मेनोरिया और पेल्विक पेन के लिए। ओके, ये सिम्प्टोमेटिक कंट्रोल के लिए, डिजीज़ की प्रोग्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, COCP और प्रोजेस्टेरोन इस्तेमाल कर सकते होते हैं। क्लियर? COCP और प्रोजेस्टेरोन ये भी डिस्मेनोरिया और डिस्पेरिनिया को ठीक करते होते हैं, और ये नॉन कोलिक पेल्विक पेन को भी इंप्रूव कर देते होते हैं। प्रोजेस्टेरोन उसमें इस्तेमाल करेंगे जिसमें COCP इस्तेमाल नहीं कर सकते। LNG IUS और डिपोर्ट मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, इसके अलावा आप GnRH एनालॉग इस्तेमाल कर लोगे। ओके, GnRH एनालॉग्स इनका साइड इफेक्ट यह है कि ये क्या करवा देते हैं, सूडोमिनोपॉज करवा देते होते हैं। क्लियर? सूडोमिनोपॉज। ओके, इनके जो रूट्स होते हैं इंट्रानेजल सप्लाई से दे सकते हैं, या फिर डिपोर्ट फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये सूडोमिनोपॉज करवा देते होते हैं। मिनोपॉज में क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगी, हॉट फ्लैशेस होगी, डिप्रेशन आपको देखने को मिलता है। दैट इज वाई आपने 6 महीनों से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा डेनाजोल दे सकते हैं, ओवरी के सप्रेशन करा देती होती है, 3 से लेकर 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते होते हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट है कि ये ओवेरियन कैंसर करा देती है, हिर्सुटिज्म करा देती है। हिर्सुटिज्म एक्ने रिवर्सिबल होता है, लेकिन वॉइस की चेंजेस ये इरिवर्सिबल होता है। क्लियर? तो जब भी इस्तेमाल नहीं करते होते।
ओके। तो अगर आपने एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट पढ़ना ना, तो आपने ऐसे डिवाइड करना है एंडोमेट्रियोसिस को। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले GnRH एनालॉग इस्तेमाल कर लो, COCP इस्तेमाल कर लो, प्रोजेस्टेरोन इस्तेमाल कर लो, लाइक LNG IUS डिपोर्ट मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट आ जाता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा लाइक ओके। इसके बाद आपका एनसेट आ जाएगा, एनसेट वगैरह आ जाएगा और डायनासोल वगैरह आ जाएगा। और सर्जरी के अंदर क्या होता है, सर्जरी को आपने दो में डिवाइड करना है, फर्टिलिटी सेपेरिंग सर्जरी है। फर्टिलिटी सेपेरिंग के अंदर क्या होता है, आपने तमाम एंडोमेट्रियोटिक इंप्लांट्स को अपने उड़ा देना होता है, ठीक है। ओके। अब ये कैसे अचीव करोगे आप एंडोमेट्रियोटिक इंप्लांट को, लेप्रोस्कोपी क्या करोगे, एक्सियन लेजर एब्लेशन या डायथेरेपी कर लोगे, लेप्रोस्कोपिक कोआगुलेशन या एब्लेशन वगैरह कर लोगे। क्लियर। अगर कोई ओवरी के अंदर है तो ओवरी में क्या कर लोगे आप, लेप्रोस्कोपी सिस्टेक्टमी कर दोगे, लेप्रोस्कोपी से ड्रेनेज कर लोगे, ठीक हो गया। ओके। एब्लेशन कर दिया, एक्सियन कर दिया यूजिंग डायथेरेपी और लेजर। ओके। यानी अगर किसी को सुपरफिशियल पेरिटोनियल एंडोमेट्रियोसिस है तब उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, सुपरफिशियल पेरिटोनियल एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट है LED, लेजर थेरेपी, एक्सियन और डायथेरेपी वगैरह होती है। अगर ओवरी का मसला तो आपने क्या करना होता है, आपने लेप्रोस्कोपी, ड्रेनेज और सिस्टेक्टमी वगैरह आपने करना होता है। क्लियर, ठीक है। इसके बाद लास्ट आपका है, अगर डिस्परोनिया है तो डिस्परोनिया के लिए क्या करते हैं, प्री सैक्रल न्यूरेक्टमी करते हैं और लूना करते हैं, लेप्रोस्कोपिक यूट्राइन आर्टरी सॉरी लैप्रोस्कोपिक यूट्राइन नर्व एब्लेशन होती है। तो अगर डिस्परोनिया इसके लिए क्या ठीक करते हैं, प्री सैक्रल न्यूरेक्टमी S3 वर्टिब्रा को उड़ा देते हैं, S3 नर्व फाइबर को उड़ा देते हैं, या लैप्रोस्कोपिक यूट्राइन नर्व एब्लेशन कर सकते हैं। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है, हिस्टेक्टमी है, बायलैटरल साल्पिंगोफ्रेक्टमी है और तमाम एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट को निकाल देते हैं। और HRT अपने 6 महीने तक इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज इंस्ट्रोजन दोगे ना तो रिएक्टिवेट हो सकता है डिजीज। ऑलमोस्ट सारा मैंने अच्छे से डिस्कस करवा दिया। ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं एडिनोमायोसिस का। एडिनोमायोसिस को इंटरनल एंडोमेट्रियोसिस भी कहते हैं। इसमें एंडोमेट्रियल टिश्यू और जो स्ट्रोमा होता है वो मायोमेट्रियल के अंदर पड़ा होता है। ओके। ये आपको मल्टीपैरस फीमेल में देखने को मिलता है, लेट 30s या अर्ली 40s में आपको देखने को मिलता है। इसकी जो पैथोजेनेसिस होती है ना, ओके, ऐसा होता है कि अगर कोई एक्टोपिक एंडोमेट्रियम है मायोमेट्रियम पे, वो भी रिस्पॉन्ड कर जाती है। जिस तरह हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी में पढ़ा था, एरियास्टीला रिएक्शन है कि जो एंडोमेट्रियम है उसमें डेसिडुअल चेंजेस आपको देखने को मिलती होती है। अब इसकी जो पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, मोस्ट कॉमन जो पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट है वो डिफ्यूज होती है, लेकिन अगर फोकल इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसको एडिनोमायोमा कहते हैं। इसमें आपको सीवियर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया देखने को मिलेगा थ्रू आउट द साइकिल डिस्मेनोरिया देखने को मिलता है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, डिस्मेनोरिया देखने को मिलता है। अल्ट्रासाउंड बेस्ट इनिशियल होती है, MRI इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है। इसमें आपको इलाज ग्लोबुलर यूट्रस मिलता है विदाउट वेल डिफाइंड मैस, इलाज ग्लोबुलर यूट्रस होगा, इल डिफाइंड एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल और इंटरफेस होगा। हिस्टोपैथोलॉजी आपका क्या होता है, डेफिनेटिव टेस्ट होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिस्टोपैथोलॉजी डेफिनेटिव टेस्ट है, लेकिन MRI लिखा हुआ इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है। क्लियर, चलो मान लेते हैं। एग्जामिनेशन पे आपने फाइब्रॉइड से समथिंग को डिफरेंशिएट करना होता है। अब जो एडिनोमायोसिस होता है ना, सिमेट्रिकल यूट्राइन इनलार्जमेंट कराता है, फाइब्रॉइड एसिमेट्रिकल यूट्राइन इनलार्जमेंट कराता होता है। एडिनोमायोसिस सॉफ्ट होता है, फाइब्रॉइड फर्म होते हैं। एडिनोमायोसिस सॉफ्ट टेंडर होते हैं, फाइब्रॉइड नॉन टेंडर होते हैं। एडिनोमायोसिस सॉफ्ट टेंडर होते हैं, इसको बोलते हैं हल्बान साइन। ट्रीटमेंट क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या करना, एमिनोरिया को इंड्यूस करना ताकि एंडोमेट्रियल ब्लीडिंग कम से कम हो। कैसे एमिनोरिया को इंड्यूस करोगे, वन सेकंड, GnRH एनालॉग इस्तेमाल करोगे, गोसिडालिन और लियोप्रोलाइड इस्तेमाल करते होते हैं। इसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सेबल कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग एक्टिंग में आपके 3 आते होते हैं, ओके, लाइक LNG IUS आ जाता होता है, इसके अलावा और आपका IUCD वगैरह आ जाता होता है, और आपका आ जाता होता है इम्प्लांट्स आ जाते हैं, नेक्सप्लानोन। ओके। और जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो आपने हिस्टेक्टमी वगैरह करनी होती है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया हमारा। अब इसके बाद हम MCQs वगैरह स्टार्ट करते होते हैं। कपल है प्रेजेंटेड इन OPD विद अ कंप्लेन ऑफ फर्टिलिटी सिंस द लास्ट 2 ईयर्स है, हस्बैंड सीमन एनालिसिस को एडवाइस किया गया, तो कि मिनिमम जो स्पर्म काउंट होना चाहिए नॉर्मल सीमन में जैसे 15 होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो 20 कर लो। ओके, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद इसकी रेंज ना 15 से लेकर 20 है। हाँ, ये मुझे देखना पड़ेगा। 12 से लेकर 16 लिखा हुआ है। ओके, लेकिन 15 को रट्टा मार लेना। ओके, अगर इससे नीचे हो तो आप ओलिगोस्पर्मिया लेबल करते हैं, जिसमें आप इंट्रायूट्रल इंसेमिनेशन IVF या XC वगैरह करते होते हैं। 25 ईयर ओल्ड फीमेल है, मैरिड टू द 30 ईयर ओल्ड है, OPD में ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी फॉर 3 ईयर्स है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, हस्बैंड फैक्ट्री वर्कर है, नॉन स्मोकर है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है। ओके, क्वार्टल फ्रीक्वेंसी 3/वीक है, ठीक है। सीमेन फ्लूइड एनालिसिस में लो स्पर्म काउंट आना शुरू हो गया। ओके, ये क्या, वाइफ की इन्वेस्टिगेशन में कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, SFA करा लिया है तो इसमें स्पर्म का काउंट कम हुआ पड़ा। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली काज ऑफ इनफर्टिलिटी, ओके, इनफर्टिलिटी का काज किया होगा, देखो सल्फासालाजिन इस्तेमाल किया फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस। सल्फासालाजिन क्या इनफर्टिलिटी करा देती है, ठीक है। मुझे द फॉलोइंग इज द मार्कर ऑफ ओवेरियन रिजर्व का मार्कर AMH और एंटर फॉलिकुलर काउंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते होते हैं। फीमेल है 7 ईयर ओल्ड, नली पैरस है, इनफर्टिलिटी टू कंसीव है, डैट मीन्स और पेनफुल रेगुलर पीरियड है, इसको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। यहाँ पे चॉकलेट सिस्ट है। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होगा, लैप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी करना या लैप्रोस्कोपिक ड्रेनेज हो जाती है। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, लैप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी आपने करनी है, ओफ्रेक्टमी नहीं करनी। ओके,
ठीक है, सिस्टेक्टमी करनी है, सिस्ट वगैरह को निकाल देना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 वगैरह स्टार्ट करते हैं। लैप्रोस्कोपिक ओवफ्रैक्टमी किसमें करते हैं? ओके, लाइक सिस्टेक्टमी या ओवफ्रैक्टमी। ओवफ्रैक्टमी तो मेरे ख्याल से ओवेरियन टॉर्शन में करते थे, सिस्टेक्टमी तो डर्माइड सिस्ट में करते थे। 32 ईयर ओल्ड लेक्चरर है, 10 साल से मैरिड है, नली पैरस है। ओके, देखो 10 साल से मैरिड है, ओके, नली पैरस है, ट्यूबल पेटेंसी के चेक के लिए आई है। तो बेस्ट मेथड फॉर चेकिंग ट्यूबल पेटेंसी क्या होगा? जब सबसे बेस्ट होगा वो लैप्रोस्कोपिक कीमो परट्यूबेशन हो जाएगा। अगर इन्वेस्टिगेशन चाहे स्वास्थ्य साल्पिंजोग्राम था। इसके बाद क्लोमिफेन सिट्रेट से ओके प्रेगनेंसी रेट कितना होगा, ओव्यूलेशन कितना होगा? जो प्रेगनेंसी रेट होता है 70% होता है, और जो नहीं ओव्यूलेशन रेट 70% था, प्रेगनेंसी रेट 50% था। प्रेगनेंसी रेट विद द क्लोमिफेन सिट्रेट इज, सच्चे में एक मिनट मैं दोबारा कंफर्म कर लूँ यहाँ से। अभी हमने जो पढ़ा था लाइक डिसऑर्डर ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी है, सब फर्टिलिटी है, ये क्या पूछ रहे हैं? इनफर्टिलिटी के साथ आई है, ओव्यूलेशन इंडक्शन के बारे में पूछ रही है। प्रेगनेंसी रेट ऑफ क्लोमिफेन सिट्रेट, ओके, प्रेगनेंसी रेट ऑफ क्लोमिफेन सिट्रेट है 70% विल हैव ओव्यूलेशन, और 50% है विल बी प्रेग्नेंट विद इन द 6 मंथ है। और मल्टीपल प्रेगनेंसी 12% तक होती है। लेकिन प्रेगनेंसी रेट इसमें कितना लिखा हुआ है? 10 से लेकर 15% है, लेकिन वो तो मल्टीपल प्रेगनेंसी का है 12% तक। मैं बुक से कंफर्म कर लूँ। मल्टीपल प्रेगनेंसी का जो रेट है वो 12% तक है। ओके, बाकी यहाँ पे वैसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? 10 से 15, चलो कर लेते हैं 10 से 15% तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जी एन आर चैनल के बारे में क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस करवा देते होते हैं, सूडोमिनोपॉज वगैरह करा देते होते हैं। ओके, इसके बाद एमसीक्यू पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर एंडोमेट्रियोसिस, तो अपने टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी और बायलैटरल साल्पिंजोफ्रेक्टमी करनी होती है। डीप डिस्प्रोनिया, साइक्लिकल मीनोरेजिया, तो साइक्लिकल मीनोरेजिया वैसे यूजुअली एडिनोमायोसिस का फीचर होता है, लेकिन डीप डिस्प्रोनिया वो भी एडिनोमायोसिस में हो सकता है। आई थिंक मैं सबसे ऊपर रखूँगा एडिनोमायोसिस को। ओके, लेकिन साइक्लिकल मीनोरेजिया और एंडोमेट्रियोसिस में साइक्लिकल मीनोरेजिया तो नहीं हो सकता। ओके, कॉज ऑफ एसाइटिस आफ्टर आईवीएफ तो ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम में होती है, 1 to 3% केसेस में देखने को मिलता है। कैसे प्रिवेंट करते हैं? लो डोज स्टिमुलेशन की वजह से अपने फॉलिकल की मॉनिटरिंग करनी होती है, अल्ट्रासाउंड से, इसके अलावा अपने जीएनआरएच एंटागोनिस्ट आपने इस्तेमाल करने होते हैं। प्रेगनेंसी रेट पर साइकिल, अच्छा एक साइकिल में लिखा हुआ है प्रेगनेंसी रेट पर साइकिल है। ओके, ओके, तो ये रट्टा ही मार लेते हैं, 10 से लेकर 15% रट्टा मार लेते हैं। और मल्टीपल प्रेगनेंसी 12% तक होती है। नॉर्मल स्पर्म काउंट 20 मिलियन तक चलो आ गया। ट्यूब पेटेंसी के लिए आपको लैप्रोस्कोपिक डाई आ जाएगा, क्लियर। अगर वो एजोस्पर्मिया का मतलब स्पर्म वगैरह कुछ नहीं है, तो इक्सी वगैरह करेंगे, सीवियर वाली केस में करते होते इक्सी। ठीक हो गया, ओके, ठीक हो गया। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है जिसके सीवियरली एबनॉर्मल सीमन पैरामीटर्स है, ओके, या लो एग की यील्ड है, या प्रीवियसली आईवीएफ फेल हो गया, तो आप टीक्सी वगैरह करनी होती है एजोस्पर्मिया के केस में। ठीक हो गया, ओके। हम आगे चलते होते हैं, लाइक एजोस्पर्मिया कब लेवल करते हैं? नो स्पर्मेटोजोआ इन द जैकुलेट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। स्पर्म काउंट 10 मिलियन है, मॉर्फोलॉजी 15% है। ओके, देखो स्पर्म काउंट कम हो चुका है, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, तो ये आ जाएगा। हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राम विद लैप्रोस्कोपी ट्यूब की ब्लॉकेज को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन पीसीओएस तो क्लोमिफेन सिट्रेट देते हैं। अगर रेजिस्टेंस आ जाती है तो क्या इस्तेमाल करते थे? क्लोमिफेन सिट्रेट। डिजीज मेटफॉर्मिन इस्तेमाल करते थे, एरोमेटेस इनहिबिटर इस्तेमाल करते थे, गोनाडोट्रोपिन वगैरह इस्तेमाल करते थे, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। टेस्ट फॉर ट्यूबल पेटेंसी हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राम है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर एंडोमेट्रियोसिस, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन और चॉइस, फर्स्ट लाइन तो आप टीवीएस कराते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और चॉइस लैप्रोस्कोपी कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट है। लो स्पर्म काउंट प्रीवियसली और हेड पैराटाइड्स वाले का तो बम्स है ड्यू टू बम्स वाले थिक एंड बायोमेट्री में विद 12 वीक यूट्रस का साइज है। ओके, 12 वीक यूट्रस का साइज है। ओके, ओके, तो एडिनोमायोसिस वगैरह आ जाएगा। ओके, थिक एंड बायोमेट्री में हुई है। मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन है डिस्मेनोरिया, डीप डिस्प्रोनिया, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंडोमेट्रियोसिस में नहीं देखने को मिलती। अगर एडिनोमायोसिस होता, डिस्मेनोरिया, डिस्पेरोनिया, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हाँ कुछ केस में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एसोसिएटेड हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस से। चलो फिर लिख लेते हैं, लैप्रोस्कोपी कर लेते हैं। फिर मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन पीसीओएस क्या हो सकती है? क्लोमिफेन सिट्रेट आपने करनी होती है, क्लियर। नेक्स्ट हम आगे या लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर ट्यूबल पेटेंसी हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राम होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेसिव लैप्रोस्कोपिक कीमो परट्यूबेशन होती है। ट्रीटमेंट इन केस ऑफ सीवियर ओलिगोस्पर्मिया, सीवियर है तो आपने एक्सी करनी होती है। ओके, नॉर्मल स्पर्म काउंट 15 तक होता है। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर एंडोमेट्रियोसिस, डिस्पेरोनिया, इनफर्टिलिटी का स्कैंडर्ड डिस्मेनोरिया तो लैप्रोस्कोपी होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड आपकी हिस्टोपैथोलॉजी है। ओके, कॉज ऑफ एसाइटिस आफ्टर आईवीएफ ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम होता है। प्रेगनेंसी रेट पर साइकिल विद क्लोमिफेन सिट्रेट तो 10 से लेकर 15% तक होता है। 12% मल्टीपल प्रेगनेंसी होता है। ओवुलेशन 70% में होती है, और 50% कंसीव कर जाती है विद इन द 6 मंथ्स। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? इन्फेक्शन वाला है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।